अच्छा, सबसे अच्छी बात यह कि अपना हेड्स ऑफ इनकम का ये आखिरी टॉपिक है और आपका बेटा सीए इंटर इज ऑल अबाउट हेड्स ऑफ इनकम। सीए इंटर में जो भी आपको आने वाला है वो हेड्स ऑफ इनकम के बारे में ही आने वाला है, मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन। मतलब मैं कह सकता हूं कि अराउंड 75% ऑफ द पोर्शन कहीं ना कहीं हेड्स ऑफ इनकम को रिलेट करेगा। तो अभी तक जितने भी चार्जिंग सेक्शन मैंने और आपने डिस्कस किए, एक बार वापस से अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन आपने और मैंने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 15, सैलरी। जब भी एनी अमाउंट रिसीव ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सर किस टाइम पर टैक्सेबल होगा? एट द टाइम ऑफ ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सेक्शन 15 आपको दो चीज सिखाता है कि कब वो अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल होगा और किस टाइम पर टैक्सेबल होगा। कब टैक्सेबल होगा? एनी अमाउंट रिसीव ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सर किस टाइम पर टैक्सेबल होगा? ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा, इसके बाद जो अगला चार्जिंग सेक्शन आपने और मैंने डिस्कस करा था वो था सेक्शन 22, जो बात करता है हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। ये आपसे बोलता है जब भी आपके पास कोई घर होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगी जिसके आप ओनर होगे, और जो भी रेंटल इनकम आप अर्न करोगे वो कहां टैक्सेबल होने वाली है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर किस टाइम पर टैक्सेबल होने वाली है बेटा? वो जीएबी के अंदर कैलकुलेशन में आपने एक्चुअल रेंट साथ में एक्सपेक्टेड रेंट लिया था, जिसने वो टाइमिंग को फिक्स कर दिया था कि किस टाइम पे वो टैक्सेबल होने वाला है। इसके बाद बेटा सेक्शन नंबर 28, पीडीबीपी। इसने आपको सिखाया था कि फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द पीडीबीपी, जिसमें बहुत सारे 11 कुछ चीजें थी जो कि पीडीबीपी में टैक्सेबल होने वाली थी। सर किस टाइम पे टैक्सेबल होने वाली थी बेटा? पीडीबीपी के अंदर आप मर्केंटाइल सिस्टम या फिर जिसको अक्रूवल बेसिस बोलते हैं आप वो भी फॉलो कर सकते हो, और आप कौन सा भी फॉलो कर सकते हो? कैश बेसिस। सर कैश बेसिस बेटा, कैश बेसिस का मतलब होता है पेमेंट आएगा तो पैसा आएगा तो इनकम, पैसा जाएगा तो खर्चा। उस बेसिस पे भी आप अकाउंटिंग कर पीडीबीपी को कैलकुलेट कर सकते हो, और आप किस बेसिस पे भी कर सकते हो? अक्रूवल, जो कि मैक्सिमम ऑफ द लोग करते हैं। सर अक्रूवल का मतलब बच्चे ध्यान सुनना, अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 12 महीने यूज कर ली है तो 12 महीने यूज कर लिए तो 12 महीने का जो रेंट है वो आपके पीएनएल के अंदर देखने को मिलेगा। आपने पे कितना किया उससे कोई ऐसा ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो अक्रूवल बेसिस भी अलाउड है, और कौन सा बेसिस भी अलाउड है? कैश बेसिस भी। जब आप सीए फाइनल में जाओगे ये बात आपके काम आएगी, अक्रूवल और कैश दोनों बेसिस आपको अलाउड है। इसके बाद बेटा सेक्शन नंबर 45(1), any profit or gain arising from transfer of capital asset shall be chargeable under the head capital gain in the year in which such transfer took place। तो ये सेक्शन अपन को बड़ी सिंपल सी चीज बताता है, जब भी ट्रांसफर प्लस कैपिटल एसेट होगा तो आपको क्या लगने वाला है? कैपिटल गेन। सर किस टाइम पर लगने वाला है? बच्चे ध्यान सुनना, नॉर्मली लगने वाला है। नॉर्मली लगने वाला है बेटा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस साल आपका ट्रांसफर होगा नॉर्मली उसी साल लग जाएगा। लेकिन 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर आपको ऑन सम फ्यूचर डेट लगता है, जिसमें एक केस था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जहां पर आपको किस साल में लगने वाला था बच्चे? आपको लगने वाला था उस साल में जिस साल आप स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे। अगर स्टॉक इन ट्रेड धीरे धीरे बेचोगे तो कैपिटल गेन भी आपको कैसे लगने वाला था? धीरे धीरे। फिर वो सेकंड एक्सेप्शन आपने देखा था कंपल्सरी एक्विजिशन। आपको ट्रांसफर तो आपका कंपल्सरी एक्विजिशन वाले ईयर में हो गया था, लेकिन कैपिटल गेन आपको जब लगने वाला था जब फ्यूचर में आपको कंपनसेशन मिलता, जिसमें इनिशियल और एनहांस दोनों कंपनसेशन का अपन अलग अलग कैलकुलेट करने वाले थे। और इनिशियल के बारे में एक काम की बात थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के मिलते ही पूरा का पूरा टैक्सेबल होने वाला था, जबकि इनहैंस में ऐसा नहीं था, जब जितना मिलता तब उतना टैक्सेबल। फिर हमने तीसरा केस पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट में हमने देखा था कि अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो ट्रांसफर तो उस साल हो चुका है जिस साल डिस्ट्रक्शन हो गया, लेकिन कैपिटल गेन उस साल लगेगा जिस साल आपको पता है क्या मिल जाएगा? क्लेम। सर क्लेम मिलने में 10 साल लग गए बेटा, 10 साल लग गए तो 10 साल बाद टैक्सेबल होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? सरकार को पता है आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए सरकार आपको टाइम दे रही है, किसी जेन्युइन वजह से टाइम दे रही है, वरना आपको टाइम नहीं देती है कभी भी। फिर एक आखिरी केस जो फोर्थ वाला केस है जो हमने डिस्कस करा था, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर किसी और की जमीन को कोई और डेवलप करता है और उसमें जो भी बनकर यूनिट्स तैयार होती हैं अगर उनको शेयर किया जाता है तो ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सर ट्रांसफर किस दिन हो गया था? फोर्थ वाले केस में बेटा ट्रांसफर हो गया था उस दिन जिस दिन आपने पोजीशन दिया होगा, लेकिन कैपिटल गेन आपको उस दिन लगने वाला था जिस दिन आपको सीसी मिलने वाला था ऑफ प्रोजेक्ट। जिस दिन सीसी मिलेगा उस दिन आपको क्या होने वाला था? टैक्स लगने वाला था। तो ये 45(1) से रिलेटेड कुछ बात थी। सर वो एक्सेप्शन भी क्या 45(1) की बात है? हाँ बेटा 45 के ही वो आगे के सबसेक्शन थे जिनके अंदर वो एक्सेप्शनल वाली बातें की गई थी। अब बेटा इसके बाद अपन आखिरी चार्जिंग सेक्शन पे आएंगे, और आखिरी चार्जिंग सेक्शन इतना प्यारा चार्जिंग सेक्शन है कि इसमें आपको कुछ ऐसा पढ़ना ही नहीं पड़ता है, बस ये तो आपसे एक सिंपल सी चीज बोल देता है कि कोई भी चीज अगर टैक्सेबल होने वाली है, कोई भी चीज बेटा अगर टैक्सेबल होने वाली है, मैं आपको बता दूं, अगर सेक्शन 56 का आपने चार्जिंग सेक्शन बस समझ लिया ना, इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एक डिविडेंड वाला आपका स्पेशल टॉपिक है और गिफ्ट आपका स्पेशल टॉपिक है, उनके अलावा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने क्या समझ लिया चार्जिंग सेक्शन, तो सेक्शन 56 बोलता है कि अगर किसी इनकम पे टैक्स लगना है, मतलब आपको पता ही है कि टैक्स तो लगना है, लेकिन वो ऊपर की किसी भी सेक्शन में कवर नहीं हुई, तो ऐसी सारी इनकम कहां कवर होने वाली है? सेक्शन नंबर 56। दिस इज रेसिडुअल चार्जिंग सेक्शन। रेसिडुअल चार्जिंग सेक्शन का मतलब है जो भी इनकम कहीं और नहीं फंसी, अगर उस पर टैक्स लगना है तो वो कहां फंसने वाली है? यहां पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज फुली एग्जेम्प्ट।
लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो क्या होगा। बेटा आउटसाइड इंडिया तो टैक्सेबल है, ये तो आपको पता ही है। सर किस हेड में टैक्सेबल होगा? बेटा सैलरी में तो होने से रहा, हाउस प्रॉपर्टी से तो होने से रहा, पीडीपीपी में हो तो सकता था, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बिजनेस से बाहर रखा गया तो पीडीपीपी में भी नहीं होगा। और कैपिटल गेन में जब होता जब आप एग्रीकल्चर लैंड बेचकर पैसा कमाते, यहाँ पर आप क्रॉप्स बेचकर पैसा कमाओगे तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। सर क्या लगने वाला है? बेटा एग्रीकल्चर इनकम के केस में एक ही सेक्शन रहेगा, सेक्शन 56। हर वो इनकम जिसपे टैक्स लगना है और किसी भी सेक्शन में कवर नहीं हुई है तो वो पता है कौन से वाले सेक्शन में कवर हो जाएगी? रेसिडुअल चार्जिंग सेक्शन, जो कि कौन सा है? सेक्शन नंबर 56। अगर आपने ये बात ध्यान रख दी तो 50% ऑफ द टॉपिक इज ओवर। अगर आपने बस इतनी सी बात ध्यान रख ली कि एनी इनकम जिसपे टैक्स लगना है और वो कहीं और कवर नहीं हुई तो कहां कवर होने वाली है? आईएफओएस के अंदर। अब बेटा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, देखिए क्या बोला है। एनी इनकम व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीडीपीपी, कैपिटल गेन, दैट इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। उसको आपको कहां टैक्सेबल करना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब नीचे कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो कि आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होने वाली है। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर ये लिस्ट मैं आपको नहीं भी देता तो भी आप यही बोलते कि ये कहां टैक्सेबल होने वाली है? आईएफओएस। जिसमें पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बेटा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज छोड़ो, दुनिया के सारे इंटरेस्ट पता है कहां ही टैक्सेबल होने वाले हैं? आईएफओएस के अंदर। बस इसका एक ही एक्सेप्शन है, जो इंटरेस्ट आपको पता है वो मिलता था ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ में, जो सॉरी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जब आप पैसा निकालते टाइम वो 4 हिस्से हम करते थे, जिसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट और इंटरेस्ट दोनों पार्ट कहां टैक्सेबल हो जाते थे? सैलरी के अंदर। सिर्फ वही इंटरेस्ट सैलरी के अंदर टैक्सेबल होता है, बाकी दुनिया के सारे इंटरेस्ट कहां ही टैक्सेबल होने वाले हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर इंटरेस्ट के बारे में क्या ध्यान रखें? बेटा कुछ ध्यान नहीं रखना। सैलरी सॉरी इंटरेस्ट के बारे में क्या ध्यान रखना है बेटा? आईएफओएस। कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना, आपको वैसे भी पता है कहां टैक्सेबल होता है। इसके अलावा रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांटेड मशीन एंड फर्नीचर। बेटा अगर आप प्लांटेड मशीन या फर्नीचर किराए पे दे रहे हो तो पता है नॉर्मली वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। सर क्या कहीं और भी जा सकता है? बेटा अगर आपका वही बिजनेस है तो फिर वो आपका बिजनेस हो जाएगा, पीडीपीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मैंने अपना मोबाइल आपको किराए पर दे दिया तो कहां टैक्सेबल होगा? बेटा आईएफओएस के अंदर। लेकिन मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसका काम ही प्लांटेड मशीनरी को रेंटल पे चलाना है तो फिर उसके लिए वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? पीडीपीपी के अंदर। डिविडेंड ऑन शेयर, कोई भी डिविडेंड जो आपको शेयर पर मिलेगा वो आपको पता है कहां टैक्सेबल होने वाला है? आईएफओएस के अंदर। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, मैं तो आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे उस पे जो भी रिटर्न आपको जिस भी नाम से मिल जाए, चाहे वो इंटरेस्ट नाम से मिले, चाहे वो डिविडेंड नाम से मिले, चाहे वो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड मिल जाए, चाहे वो इनकम फ्रॉम यूटीआई मिल जाए, कोई भी ऐसी इनकम जो कि आपके इन्वेस्टमेंट से निकल कर आ रही है वो पता है कहां ही आने वाली है? आईएफओएस के अंदर। इसके अलावा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, पजल्स। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, लॉटरी, कार्ड गेम, पजल्स ऑलवेज कहां टैक्सेबल होने वाले? आईएफओएस। सर क्यों आईएफओएस में होंगे? बेटा सैलरी से तो कोई लेना देना नहीं, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात नहीं है। पीडीबीपी में आ तो सकता था अगर किसी का लॉटरी करना बिजनेस होता, लेकिन सरकार ने उसको पीडीबीपी में भी जाने से रोक दिया। स्पेसिफिकली बोला है कि इसको आपको कहां टैक्सेबल करना है? आईएफओएस के अंदर। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिटिंग लोन गिवन। बेटा दुनिया के सारे इंटरेस्ट आपको बताइए कहां टैक्सेबल होने वाले हैं? आईएफओएस के अंदर। रॉयल्टी इनकम। सर रॉयल्टी इनकम बच्चे ध्यान सुनिएगा, रॉयल्टी इनकम मतलब जब भी आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी को यूज करने के लिए देते हो उसके बदले में जो आप अमाउंट चार्ज करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। मैंने आपको 80 QQB और 80 RRB 2 सेक्शन पढ़ाए थे डिडक्शंस के अंदर। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, रॉयल्टी इनकम प्राइमा फेसी आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होती है। 99% ऑफ द टाइम आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होती है, लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट 1% ऑफ द टाइम इसको कहां भी टैक्सेबल कर देती है? पीडीबीपी में। और अगर ये करती भी है तो आपका आंसर को गलत नहीं करती है, क्योंकि वो बोलती है कि अल्टरनेटिवली आपको वहां भी टैक्सेबल कर सकते थे। तो अब तो मैं आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, आप ध्यान रखिएगा, रॉयल्टी इनकम भी कहां टैक्सेबल होना चाहिए? आईएफओएस के अंदर। रॉयल्टी इनकम भी बेटा कहां टैक्सेबल होना चाहिए? आईएफएस के अंदर, क्योंकि किसी भी पर्सन का बिजनेस नहीं होता है इस टाइप की चीज बनाकर उसको ऐसा कुछ करना। वो बेटा आपका कुछ एक्स्ट्रा टाइप की इनकम होती है जिसके बदले में आपको वो कहां टैक्सेबल होना चाहिए? बेटा आईएफएस के अंदर। अच्छा, ऐसे लोग जो कि पेटेंट, डोमिनोज वगैरह का पेटेंट वगैरह चलाएंगे, ऐसे लोगों के लिए वो बिजनेस हो सकता है। उन्होंने वो इसीलिए बनाया होगा ताकि वो आगे रॉयल्टी इनकम अर्न कर पाए। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा, रॉयल्टी 99% ऑफ द टाइम आईएफओएस, 1% ऑफ द टाइम पीडीपीपी, और दोनों में टैक्सेबल हो सकती है। आईसीआई कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा, आप दोनों में उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि दोनों वो सही है। इसके बाद डायरेक्टर सिटिंग फी। सर व्हाट इज डायरेक्टर सिटिंग फी? बेटा आपको बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए कुछ फीस पे की जाती है जिससे आपका खर्चा वगैरह मेंटेन हो पाए, तो उस फीस को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सिटिंग फी। कहां टैक्सेबल होने वाली है? आईएफओएस के अंदर। सर आईएफओएस के अंदर क्यों होगी? बच्चे ध्यान सुनना, ना तो ये सैलरी से रिलेटेड कोई बात है, सर ये एम्प्लॉयमेंट की वजह से बेटा डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता है, डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय, तो वहां तो टैक्सेबल नहीं होगी। तो डायरेक्टर सिटिंग फी, सर डायरेक्टर को नॉर्मल जो सैलरी दी जाती है बेटा, अगर नॉर्मल सैलरी दी जा रही है तो वो एज एम्प्लॉय कैपेसिटी दी जाती है और वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि दैट इज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये जो डायरेक्टर सिटिंग फी दी जा रही है ये आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए दी जा रही है, इसलिए ये वाली कहां टैक्सेबल होगी? आईएफओएस के अंदर। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड आउटसाइड इंडिया। वैसे तो एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नेपाल में, कोलंबो में, मलेशिया में जाके एग्रीकल्चर करोगे तो कहां टैक्सेबल होने वाली है? आईएफओएस।
इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर देते हो तो इनकम पता है कहां टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किराएदार आगे किराए पर देता है तो वो कहां टैक्सेबल होती है, आईएफओएस, क्योंकि वहां पर सेक्शन 22 इस चीज को लात मार देगा, आप उसके ओनर नहीं हो, क्योंकि आप ओनर नहीं हो तो सेक्शन 22 आपको आउट कर देगा, आप अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं तो टैक्सेबल करना ही था, तो आप कहां ले आओगे, सेक्शन नंबर 56। बेटा ऐसा चार्जिंग सेक्शन है जो सिर्फ आपको रीड करवा रहा हूं, आपको भी कोई इस पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ रीड एक बार करवा रहा हूं। सैलरी ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी, सैलरी के बारे में आपको पता ही होंगी तीन बातें। सैलरी नॉर्मली कहां टैक्सेबल होती है, सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग, लेकिन सैलरी कभी-कभी सेक्शन नंबर पता है किसके अकॉर्डिंग भी टैक्सेबल हो सकती है, 28 के अकॉर्डिंग। सर कौन सी सैलरी होती है, बेटा ध्यान सुनना, नॉर्मल सैलरी सैलरी के अंदर, लेकिन अगर पार्टनर को मिलेगी तो पीडीपीपी, और अगर एमपी, एमएलए, एमएलसी को मिलेगी तो कहां टैक्सेबल होने वाली है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कोई भी इंटरेस्ट जो भी आपको मिलने वाला है अगर टैक्सेबल होगा तो बेटा कहां ही होने वाला है, आईएफओएस के अंदर। इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट, बेटा ये जो सिक्योरिटीज है, डिबेंचर्स वगैरह, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन इन्वेस्टमेंट में कमाया हुआ हर पैसा किसी भी नाम से है, पता है अल्टीमेटली वो कहां ही टैक्सेबल होने वाला है, आईएफओएस के अंदर। सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन होने वाला है, रेंटल इनकम, जो कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगी इन्वेस्टमेंट पर। तो इनकम ऑन एनी इन्वेस्टमेंट मतलब सारे इन्वेस्टमेंट आप ध्यान रखिएगा, अल्टीमेटली कहां ही टैक्सेबल होने वाले, आईएफओएस। अमाउंट रिसीव अंडर फैमिली पेंशन, बच्चे ये थोड़ा सा काम का पॉइंट है। आपको फैमिली पेंशन के केस में पहले 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 रुपए की का डिडक्शन मिला करता था ओल्ड में, वो आज भी मिलेगा आपको, लेकिन भाई अगर आप न्यू फॉलो करोगे तो 1/3 ऑफ योर फैमिली पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा अंडर न्यू रिजीम। ऑलरेडी हम डिस्कस बेसिक में कर चुके हैं, ऑलरेडी हम बेटा बेसिक में डिस्कस कर चुके हैं आज। अच्छा चैट में ही, ओके। तो मेरे बच्चे ध्यान सुनिए, अरे वो भी पढ़ते हैं ना बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। ओल्ड के अंदर आपको कितना फैमिली पेंशन का डिडक्शन मिलेगा, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। और न्यू के अंदर कितना मिलेगा बेटा, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 25,000 विच एवर इज लोअर। बात क्लियर है आप लोग को? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, ये भी एक खास चीज है। मैंने आपको कल कैपिटल गेन पढ़ाते टाइम बताया था कि कल को अगर कंपनसेशन पे आपको कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा तो 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद रेस्ट 50%, बचा हुआ 50% आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपको पता है, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तीन बातें हैं जो आपको सिर्फ आईएफओएस में ध्यान रखनी है। चौथी बात डिविडेंड नाम की जो बात है वो तो ध्यान नहीं रखनी होती है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप मुझसे डाउट पूछते हैं इसलिए मैं आज के सेशन में इसको कवर करवाऊंगा। जो आपको मेन याद रखने वाली बातें वो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात है फैमिली पेंशन, सर जितनी मिली उसका 1/3 करेंगे और 15,000 में कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर का क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन, जो भी कंपनसेशन आपको मिलेगा, जितना मिलेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला तो सरकार बोलती है इसमें से 25 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा और बचे हुए 25 लाख रुपए आपको क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर गिफ्ट, बेटा ये गिफ्ट की वजह से ही तो आईएफओएस इंपॉर्टेंट है और ये गिफ्ट की वजह से ही तो आज के सेशन में आप और मैं इकट्ठे हुए हैं। अब ये गिफ्ट को देखिएगा। अच्छा गिफ्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिलता है तो पता है कहां टैक्सेबल होता है, सैलरी के अंदर, जो कि कैश में होता है तो पूरा टैक्सेबल होता है, काइंड में होता है तो 5,000 की लिमिट है, 5,000 से ऊपर वाला पोर्शन होता है, एक व्यू ऐसा बोलता है पूरा पोर्शन टैक्सेबल होता है, एक ऐसा भी व्यू बोलता है। तो गिफ्ट सैलरी में भी टैक्सेबल हो सकता है। सर कब होगा सैलरी में, अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलेगा बच्चे तो कहां टैक्सेबल होने वाला है, सैलरी के अंदर। अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको गिफ्ट मिलेगा तो कहां टैक्सेबल होने वाला है, सैलरी के अंदर। ईमानदारी की बात बताऊं, एक ही घंटे का पूरा चैप्टर है, रिवीजन नहीं भी करा रहा होता ना तो 1 घंटे का ही चैप्टर है। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, मतलब अपन रिवीजन नहीं कर रहे हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। एक ही घंटे का ये चैप्टर है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बच्चे ध्यान सुना, आप इसलिए जानबूझ के स्पीड भी स्लो रखी हुई है, आप आगे तो वैसे भी बड़ा के देख लेते हो। तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टैक्सेशन और गिफ्ट के बारे में मैंने आपको बताया 3 जगह ये टैक्सेबल हो सकता है। सर ऐसा आपने एक और चीज के बारे में बताया था, यस बेटा सैलरी के बारे में बताया था कि वो सैलरी में भी जा सकती है, पीडीपीपी में भी जा सकती है और आईएफओएस के अंदर भी आ सकती है। गिफ्ट के बारे में भी बता रहा हूं, गिफ्ट सैलरी में भी जा सकता है अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला होगा तो, गिफ्ट पीडीपीपी में भी आ सकता है अगर क्लाइंट से या कस्टमर से मिला होगा ड्यू टू योर बिजनेस प्रोफेशन। सर गिफ्ट के आईएफओएस में भी आ सकता है, बेटा दुनिया के सारे गिफ्ट तो आईएफओएस में ही आने वाले हैं, वो तो 1-2 गिफ्ट ही कुछ अलग जगह आ गए थे, एम्प्लॉयर से मिला हुआ गिफ्ट अलग जगह आ गया था और इसके अलावा बेटा आपका वो जो बिजनेस क्लाइंट से मिला वो गिफ्ट था वो भी अलग जगह आ गया था, बाकी सारे गिफ्ट कहां आने वाले हैं, यहां पर। अब गिफ्ट बहुत ही सिंपल है बच्चे, ध्यान सुनिएगा, जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो गिफ्ट ही है और गिफ्ट भी बहुत सिंपल चीज है। एक बार आप ध्यान सुनिएगा बस शानदार तरीके से, देखिए क्या लिखा है, एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, वो बोला एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला है, पता है कहां टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी।
अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा आप लोग, क्या आप लोग को ऐसा आपने सुना होगा कि शादी पे मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है? बेटा शादी पे मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन सेक्शन 15 के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। शादी में मिला हुआ गिफ्ट जो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होने वाला था वो एग्जेम्प्ट रहेगा। सर एम्प्लॉयर से मिला, बेटा एम्प्लॉयर से कोई भी गिफ्ट मिलेगा किसी भी वजह से मिले वो तो पता है टैक्सेबल ही होने वाला है, क्योंकि एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। वो सैलरी में टैक्सेबल होने ही वाला है अगर वो 5000 से ज्यादा है काइंड में। तो केस्ट में तो जीरो लिमिट है, काइंड में कितने की लिमिट है? 5000। सर शादी पे मिला, बेटा कैसे भी मिल जाए गिफ्ट सैलरी के अंदर तो मिला तो, और लिमिट क्रॉस करी तो टैक्सेबल ही होना है, और कोई इसका आंसर नहीं रहेगा। ये सब आपकी समझ के लिए लिखा हुआ है कि इवन इफ रिसीव्ड ऑन मैरिज, भले ही वो शादी पे क्यों ना मिला हो तो भी वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि भाई शादी पे मिला हुआ गिफ्ट माना एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट आईएफओएस वाला गिफ्ट है, वो सैलरी वाला गिफ्ट या पीजीबीपी वाला गिफ्ट एग्जेम्प्ट नहीं है, वो तो हमेशा क्या ही होने वाला है? टैक्सेबल। सेकंड देखिए, एक और चार्जिंग सेक्शन इसको कवर करता है। एनी बेनिफिट गिफ्ट परक्विजिट अराइजिंग ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द पीजीबीपी। सर शादी में कस्टमर से गिफ्ट मिला तो भी बेटा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। सर तो कब टैक्सेबल नहीं होगा? बेटा जब आपको अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलेगा शादी पे, या ससुराल वालों से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा शादी पे, तो वो आपको क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बाकी सारे गिफ्ट जो सैलरी या फिर पीजीबीपी के अंदर कवर हो रहे थे वो वाले गिफ्ट तो क्या रहने वाले हैं? टैक्सेबल। चलिए टैक्सेशन एंड गिफ्ट के बारे में 2 पॉइंट तो बताए, अब जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं अपन। थोड़ा सा बेटा आप फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है ना, बस यही इस सेशन की जान है और यही इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप टॉप 7 सेक्शंस उठाओगे आपके पूरे इनकम टैक्स के सिलेबस में, तो आपको गिफ्ट उन सेक्शंस में मिलेगा। मतलब आपके टॉप 7 सेक्शंस के अंदर गिफ्ट आपको देखने को मिलेगा जो आईएफओएस के अंदर कवर होता है। इसी की वजह से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए थोड़ा सा फोकस करिएगा, वैसे भी स्पीड स्लो ही रखी हुई है। एनी गिफ्ट असेट एक्वायर्ड फॉर लो कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन। बेटा या तो गिफ्ट, अच्छा एक चीज सुन लेना बेटा, गिफ्ट पढ़ने से पहले एक चीज सुन लेना, समझ लेना। गिफ्ट पता है आज तक अपन क्या बोलते थे? वो चीज जो फ्री में मिल जाती थी उसको अपन क्या बोलते थे? गिफ्ट। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि नहीं, अगर कोई चीज डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाए तो वो भी क्या हो सकती है? गिफ्ट। मतलब एक प्राइम ऑफ ऐसी एक बड़ा चेंज जो इनकम टैक्स में गिफ्ट के अंदर आता है, गिफ्ट की डेफिनेशन में। इनकम टैक्स बोलता है आईएफओएस के अंदर गिफ्ट मतलब सिर्फ वो नहीं जो फ्री में मिल जाए, बर्थडे पे फ्री में मिलता है। गिफ्ट मतलब वो भी हो सकता है जो 10,000 रुपए की चीज आपको 2,000 रुपए में दी गई है, तो वो भी आपके लिए क्या हो सकता है? गिफ्ट, अगर वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्री वाले तो गिफ्ट सब बेटा आप और मैं पहले से जानते हैं कि फ्री वाली चीजों को तो गिफ्ट बोलते हैं, लेकिन सर वो डिस्काउंट पे मिली चीज को गिफ्ट हम लोग तो नहीं बोलते, ये इनकम टैक्स वाले बोलते हैं। और क्योंकि हम इनका चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मान लेंगे कि भैया गिफ्ट फ्री में, अगर डिस्काउंट पे अगर मिला है कोई चीज तो वो भी क्या है? गिफ्ट। अब गिफ्ट पता है आपको 2 लोगों से मिल सकता है। सर कौन कौन 2 लोग? बेटा एक ट्रिक है, मैंने जिनसे पढ़ा था उन्होंने ये ट्रिक मेरे को बताई थी, और एक और मतलब उनसे भी बहुत एक सीनियर फैकल्टी है, उन्होंने भी ये ट्रिक, मतलब ये ट्रिक हमेशा से चली आ रही है, बहुत सारे लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं गिफ्ट के केस में। तो गिफ्ट के केस में एक ट्रिक है बेटा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। मतलब ये कोई पर्सन है, मिस्टर मतलब आप समझ गए होंगे कोई लड़का है, इसका जो फर्स्ट नेम है वो है आईडी, और इसका जो सेकंड नेम है वो पता है क्या है? हटला। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, मिस्टर आईडी और फिर ये हटला इसका सेकंड नेम है, और आईटीसी इसका क्या है बेटा? सरनेम। तो एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। बहुत ही शानदार ये ट्रिक है, पूरा गिफ्ट इससे कंट्रोल हो जाता है। तो बेटा ध्यान सुनिएगा, सरकार पता है क्या बोल रही है? आपको गिफ्ट 2 लोगों से मिल सकता है, या तो आपको मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिलेगा। सर व्हाट इज मिस्टर आईडी हटला आईटीसी? बेटा देखेंगे, अभी तो ये देख लोगे करना क्या है। अगर गिफ्ट आपको मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिल गया तो आपके केस में भैया कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होने वाला है। नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अगर आपको गिफ्ट किससे मिल जाए? मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से। वीजी गुप्ता करके सर है, वीजी गुप्ता सर, मनोज सर वगैरह ने भी उनसे पढ़ा होगा, मतलब आज से 35-40 साल पुरानी फैकल्टी है, ये उनकी ट्रिक है। तो बच्चे ध्यान सुनिएगा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, मतलब दूसरी कोई भी फैकल्टी अगर इसको यूज भी करती है तो सभी यूज करते हैं उसको। तो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी कौन है? एक पर्सन का नाम है। अगर आपको गिफ्ट मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिलेगा तो वो आपको क्या होने वाला है बच्चे? एग्जेम्प्ट। सर अगर अदरवाइज मिला, बेटा अगर मिस्टर आईडी हटला आईटीसी के अलावा आपको किसी से भी गिफ्ट मिलेगा तो वो वाला गिफ्ट आपको क्या होगा? टैक्सेबल। सर हु इज मिस्टर आईडी हटला आईटीसी? बच्चे ध्यान सुनिएगा, इसमें जो एम है, एम का मतलब होता है मैरिज। एम का मतलब क्या होता है? मैरिज। मतलब कोई भी गिफ्ट जो आपको शादी पे मिलेगा वो आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। सर आर का मतलब, बेटा आर का मतलब होता है रिलेटिव। कोई भी गिफ्ट जो आपको रिलेटिव से मिलेगा वो आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। सर हु इज रिलेटिव? बेटा रिलेटिव की डेफिनेशन भी गिफ्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि गिफ्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मिस्टर में, मिस्टर का मतलब क्या हो जाएगा? मैरिज और रिलेटिव। शादी पे मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट, रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट भी आपको क्या होने वाला है? एग्जेम्प्ट। अच्छा आईडी में बेटा आई का मतलब है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, या आई का मतलब आप मान लो इनहेरिटेंस। आई का मतलब क्या मान लो? इनहेरिटेंस। अगर कोई भी चीज आपको इनहेरिटेंस में मिल जाती है, आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव से भी अगर इनहेरिटेंस में आपको मिल जाती है तो भैया वो भी आपको टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि वो आई मिस्टर आईडी हटला आईटीसी के अंदर आ रहा है।
अच्छा डी के अंदर बेटा आने वाला है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। अगर कोई मरते मरते डेथ बेड पर आपको कोई गिफ्ट देकर चले जावे तो वो वाला गिफ्ट भी आपको एग्जाम नहीं होगा। मिस्टर आईडी में एम फॉर क्या होने वाला है आपका मैरिज, आर फॉर क्या होने वाला है रिलेटिव, आई फॉर क्या होने वाला है इनहेरिटेंस और डी फॉर क्या होने वाला है इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। मिस्टर आईडी के बाद बेटा हटला। अब हटला में आप पता है क्या ध्यान रखिएगा, हटला में ये जो एच है ना इसका मतलब होता है हॉस्पिटल। अगर आपको कोई भी गिफ्ट हॉस्पिटल से मिलता है तो वो आपको क्या होने वाला है एग्जाम। सर हॉस्पिटल से भी गिफ्ट मिलता है क्या बेटा, कभी कभार मिल सकता है, अगर मिलेगा तो आपको वो क्या होने वाला है एग्जाम। देखो हमें ये नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे हो सकता है आपको शादी पे भी नहीं मिले, हो सकता है आपके रिलेटिव भी इतने निकम्मे हो वो भी आपको गिफ्ट ना दे, हो सकता है किसी के इनहेरिटेंस में भी आपको गिफ्ट ना मिले और हो सकता है किसी के डेथ बेड पर भी आपको गिफ्ट ना मिले। हम तो बात कर रहे हैं अगर मिलेगा तो क्या करना है, अगर मिलेगा तो एग्जेम्प्ट होने वाला है, अगर किससे मिल जाए मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। सर एच का मतलब क्या है बेटा, एच मतलब है हॉस्पिटल, यू का मतलब है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मतलब बरकतुल्लाह। मान लीजिए आपने बेटा टॉप वगैरह कर लिया और किसी यूनिवर्सिटी ने आपको कोई स्टाइपेंड या कोई भी अमाउंट दिया है तो वो अगेन क्या होने वाला है एग्जाम। और सर इसके बाद टी, बेटा टी का मतलब है ट्रस्ट। सर ट्रस्ट का मतलब क्या है बेटा, ट्रस्ट का मतलब वो सारे मंदिर मस्जिद वो सारे चैरिटेबल ट्रस्ट जिनकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, अगर आपको उनसे गिफ्ट मिल जाता है तो वो भी आपको क्या होने वाला है एग्जाम। तो मिस्टर आईडी हट, मिस्टर आईडी हट बेटा एक बार वापस से, मिस्टर में एम फॉर मैरिज, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इनहेरिटेंस, डी फॉर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, हटला में एच फॉर हॉस्पिटल, यू फॉर यूनिवर्सिटी और टी फॉर ट्रस्ट। अच्छा इसके बाद एलए, एलए का फुल फॉर्म है बेटा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब आपको अगर नगर पालिका नगर निगम वगैरह से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी आपको क्या होने वाला है एग्जाम। तो एलए बच्चों ध्यान सुनना, एलए का एक ही मतलब है, एलए का अलग अलग मतलब नहीं है, एलए का मतलब एक ही है लोकल अथॉरिटी। अच्छा इसके बाद आईटीसी, अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, वैसे तो आपके जो काम के ना वो स्टार्टिंग के 2-3-4 ही आपके काम के होते हैं, इसके बाद ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट लोकल अथॉरिटी ऐसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है। अच्छा ये आईटीसी जो है ना इसमें जो टी है ना ये अगेन ट्रस्ट है। सर कौन सा वाला ट्रस्ट है बेटा, ये छोटा वाला ट्रस्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहले टी था ये था बड़ा वाला ट्रस्ट, सच से बेटा वो जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ऐसा ट्रस्ट, या फिर भोपाल के अंदर जो गुफा मंदिर है ऐसा ट्रस्ट, वो यहाँ कवर होगा। इसके अलावा ये जो टी है ना ये छोटा वाला ट्रस्ट है। सर कौन सा छोटा वाला ट्रस्ट, बच्चे ध्यान सुनिएगा, ऐसा ट्रस्ट जो कि सेक्शन 1023C ऑफ इनकम टैक्स के अंदर कवर है। सर कौन से कवर होते हैं बेटा, ध्यान सुनना, आपके जो भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं ना ये भी अपनी इनकम एग्जाम करवाते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहे होते इसलिए इनको बड़ी वाली उपलब्धि नहीं मिलती है, इनको छोटे वाले ट्रस्ट का सेक्शन मिलता है जिसमें थोड़ा कम बेनिफिट मिलता है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। तो बड़ा वाला ट्रस्ट से मिल जाए या छोटे वाले ट्रस्ट से मिल जाए, दोनों ही ट्रस्ट आप पढ़ोगे सीए फाइनल में जाके, बट दोनों ही ट्रस्ट से मिलोगे आपको जो भी गिफ्ट है वो क्या रहने वाला है एग्जाम। इसके बाद बेटा ये जो आई है ना इसका मतलब है, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी के 2-3 बच्चे थे और दोनों तीनों बच्चे बेटा मैच्योर नहीं थे, छोटे थे। मुकेश अंबानी को ऐसा लग रहा था कि कल को अगर उनको कुछ हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी बच्चों के पास जाना चाहिए, लेकिन माइनर होने की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, तो हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी एक ट्रस्ट को दे दें और उस ट्रस्ट से बोल दें कि जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते जब तक प्रॉपर्टी आप संभालेंगे, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे आपको प्रॉपर्टी किनको देना पड़ेगी, उनको। तो बच्चे ध्यान सुनना, यहां पर एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ किसी इंडिविजुअल पे एसेट ट्रांसफर करने के लिए ऑन सम फ्यूचर डेट। होता है इस टाइप का ट्रस्ट भी होता है, तो बेटा वो किसके अंदर कवर होने वाला है, आई के अंदर। मैंने आपको ये सारी चीजें बता तो दी लेकिन ये आपके काम की नहीं है, आपके काम की पता है क्या है, मैरिज, रिलेटिव, इनहेरिटेंस और डेथ, ये 4 गिफ्ट एग्जाम्प्ट रहने वाले हैं। एक बार ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताई वापस से सुनिएगा, इस बार मैं अब कंक्लूड करने आ रहा हूं। गिफ्ट आपको 2 लोगों से मिल सकता है बेटा, कितने लोगों से मिल सकता है, 2 लोगों से, जिसमें जो सबसे पहला लोग है ना वो है मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। सर हु इज मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, बेटा नीचे आप देखोगे ना तो ये लिखा है मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, जिसमें एम का मतलब है मैरिज, आर का मतलब क्या है बेटा रिलेटिव, आईडी का मतलब है, एक सेकेंड, आई का मतलब अपन ने इनहेरिटेंस अलग देखा था, आई का मतलब क्या था बेटा इनहेरिटेंस, और डी का मतलब क्या था इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ, हटला का मतलब एच क्या था हॉस्पिटल, यू क्या था यूनिवर्सिटी, टी क्या था बड़ा वाला ट्रस्ट। सर बड़ा वाला ट्रस्ट बेटा 12 लेवल है, बड़ा सेक्शन है ट्रस्ट का, तो बड़ा वाला ट्रस्ट ऊपर है हटला। ला में बेटा एलए का मतलब क्या था लोकल अथॉरिटी, आई का मतलब क्या था ध्यान दीजिएगा, आई का मतलब वही वाला ट्रस्ट जो अंबानी जी ने आकाश अंबानी वगैरह के लिए बनाया था। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल। तो ऐसा कोई ट्रस्ट है बेटा, ऐसा कोई काम का नहीं, मैं आपको बता दूं कोई काम के नहीं है, आगे के पॉइंट्स। टी का मतलब छोटा वाला ट्रस्ट, छोटा वाला ट्रस्ट बेटा 1023C। सर अपनी जो आईसीएआई करके जो बॉडी है वो भी पता है किस के अंदर आती है बेटा, वो भी सेक्शन 1023C का एग्जेम्पशन लेती है, मतलब उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स, सर्टेन लिमिट्स के साथ उसकी इनकम भी क्या होने वाली है एग्जेम्प्ट होने वाली है। 12 है बहुत बड़ा सेक्शन है जहां पर सारे की सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है विदाउट एनी कंडीशन, लेकिन 1023C में सब्जेक्ट टू सम कंडीशन आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। छोटा सेक्शन है, मैं आपको बता दूं हर कोई लेना ये चाहता है, लेकिन कभी कभी सरकार ये वाला ना देकर कौन सा वाला दे देती है, ये वाला दे देती है, मतलब रिलेटेड ही सेक्शन है, कोई अलग नहीं है, एक ही चैप्टर के पार्ट है। इसके अलावा सी
सी का मतलब पता है क्या, आपने सेक्शन 47 पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर मेरे साथ, जिसमें आपने पढ़ा था सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिसको अपन प्यार से बोलते थे एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। जहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसेट आपको गिफ्ट में मिल जाए, फ्री में मिल जाए, विल में मिल जाए, तो आपको कैपिटल गेन नहीं लग सकता। सर कैपिटल गेन नहीं लगता? हाँ बेटा नहीं लगता। सर क्या आईएफओएस के अंदर रिसीव करने वाले को टैक्स लग सकता है? बेटा लग सकता है, अगर इन सेक्शन, ये पता है सेक्शन 47 की ढेर सारे क्लॉजेज हैं, अगर इन क्लॉजेज में आप फॉल करते हो तो नहीं लगेगा, इनके अलावा अगर आप फॉल करोगे तो आपको टैक्स लग जाएगा। सर ये कौन कौन से क्लॉजेज हैं बेटा, आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। कल को जब आप काम करोगे तो आपको हो सकता है कोई प्रैक्टिकल केस में आपको देखना पड़ जाए कि यार ये वाली चीज एग्जेम्प्ट है या नहीं है गिफ्ट के अंदर, तो फिर आपको ये सेक्शन आके ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो इसको प्रैक्टिकली याद रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इतना कोई काम की चीज है नहीं, इतना छोड़ो 0% रिलेवेंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। बस मैं आपको बता क्यों रहा था, क्योंकि आईटीसी में जो सी है ना, सी का मतलब है सर्टेन ट्रांजैक्शन, जिसको आपने कैपिटल गेन में पढ़ा था कि नोट रिगार्डेड ट्रांसफर, जो कि सेक्शन नंबर किसके अंदर आते हैं 47 के अंदर। क्या सर सेक्शन 47 की सारी चीजें कवर है? नहीं बेटा सारी चीजें नहीं है, लगभग आधी चीजें तो कवर है, लेकिन तो उन आधी चीजों पर तो आपको टैक्स नहीं लगेगा सी के अंदर। अब बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया मिस्टर आईडी हटला आईटीसी। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज किया गया था रिलेटिव। बच्चे ध्यान सुनना, पूरे इनकम टैक्स के अंदर रिलेटिव की डेफिनेशन एक ही जगह इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि है सेक्शन आईएफओएस वाला, ये सेक्शन 56। इसमें ये जो गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिलने वाला है वो एग्जेम्प्ट होने वाला है, और रिलेटिव में आपको ध्यान रखना है। बच्चे ध्यान सुनिएगा, इंडिविजुअल असेसी मतलब आप तो लेना ही लेना है, आपके स्पाउस, बेटा ध्यान सुनना, आपके स्पाउस हमेशा आपके रिलेटिव में आते हैं, मैं आपको बता दूं हर डेफिनेशन में आते हैं। आपके बच्चे भी जनरली हर डेफिनेशन में रिलेटिव के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस किस को लेना है, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, ये वो वाली डेफिनेशन है जो आप और मैं बिना पढ़े भी समझते हैं। अगर आप मुझे सोच रहे हो तो मुझे सोच लो, मैं और मेरी वाइफ रिलेटिव है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी क्या होने वाले हैं, रिलेटिव। अच्छा, जो मेरे भाई बहन है और उनके पति पत्नी है वो भी मेरे क्या होने वाले हैं, रिलेटिव। मेरी पत्नी के जो भाई बहन है, उनके जो पति पत्नी है वो भी क्या होने वाले हैं, मेरे रिलेटिव। ध्यान सुनना, मेरे भाई बहन के पति पत्नी भी मेरे रिलेटिव है, मेरी पत्नी के भाई बहन के पति पत्नी भी मेरे क्या है, रिलेटिव। अच्छा, मेरे माँ बाप भी मेरे क्या है, रिलेटिव। मेरी पत्नी के माँ बाप मतलब सास ससुर भी मेरे क्या है, बच्चे, रिलेटिव। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेरे माँ बाप के भाई बहन और उनके पति पत्नी, मेरे माँ बाप के भाई बहन भी मेरे क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। मतलब चाचा चाची क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, सॉरी चाचा बुआ, ये सब भी क्या माने जाएंगे बेटा, रिलेटिव। लेकिन अगर वो मेरी स्पाउस के मम्मी पापा के भाई बहन, अगर मेरे स्पाउस के मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर के भाई बहन है, तो वो मेरे रिलेटिव नहीं माने जाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और बेटा इसके अलावा अगर मेरे दादा दादी, नाना नानी, ऐसी कोई भी जो चेंज चली आ रही है, वो सारे अगर जिंदा हैं तो वो सारे मेरे क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। और सीधे उसी तरीके से मेरी जो सास ससुर है उनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी भी मेरे क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। आपको पता है इससे फर्क कहां पर है? फर्क सिर्फ यहां पर है, जब अपने मम्मी पापा की बात होगी ना, असेसी के मम्मी पापा मतलब मिस्टर मास के मम्मी पापा की, तो मम्मी पापा के भाई बहन और उनके पति पत्नी मतलब चाचा बुआ, बड़े पापा, ये तो रिलेटिव है ही है। साथ में उनकी जो पति पत्नी वगैरह है ना, पति पत्नी वो लोग जो हैं उनके, वो भी क्या माने जाएंगे, रिलेटिव। लेकिन बेटा अगर मैं इधर बात करूं, मम्मी पापा किसके हों, अगर अपने स्पाउस के मम्मी पापा हों तो वो लोग तो रिलेटिव रहेंगे, लेकिन उनके भाई बहन, उनके पति पत्नी रिलेटिव नहीं रहेंगे। बाकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और बेटा ये सबसे लॉजिकल वाली डेफिनेशन है, जिसको आप और मैं सभी लोग रिलेटिव मानते हैं। बस हम पता है क्या होता है, हम इनसे कई गुना ज्यादा लोगों को रिलेटिव मानते हैं, ये थोड़ा लिमिटेड लोगों को मानते हैं रिलेटिव। और लिमिटेड लोगों में भी भैया सास ससुर के भाई बहन कवर नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये रिलेटिव की डेफिनेशन एकमात्र डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चे अगर कोई एचएफ वगैरह है तो एचएफ के जितने भी मेंबर है वो रिलेटिव रहेंगे, और ऐसी चीजें तो वो होती हैं कि पार्टनर है तो पार्टनर सारे रिलेटिव रहेंगे एंड सो ऑन। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, अब आ जाते हैं अपन वापस से गिफ्ट पर। बेटा गिफ्ट अपन दो लेवल उसमें पढ़ते हैं। पहला वो हो चुका है, अपना पहला लेयर हो चुका है बच्चे, प्लीज फोकस करिएगा आप। जैसे ही बेटा गिफ्ट के बारे में बात आई, एक बार वापस से पूरा रिकैप करवा रहा हूं। गिफ्ट के बारे में जैसे ही बात आई तो सबसे पहले तो ध्यान आया कि क्या वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला है, अगर मिला है तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी के अंदर। अगर एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं मिला, कस्टमर क्लाइंट से मिल जाए तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी। लेकिन नॉर्मल सारे गिफ्ट जो आपको दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से मिलेंगे वो कहां टैक्सेबल होने वाले हैं, आईएफओएस के अंदर। सर आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होंगे, हाँ बेटा, लेकिन आपको ध्यान रखना है मिला किससे। अगर वो मिला है मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, किससे मिला है बेटा, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी, या फिर वो मिला है इनके अलावा किसी से। अगर वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिला है तो वो क्या होने वाला है, exempt। Sir, who is Mr. ID Hatla ITC last time? M for marriage, R for relative, I for inheritance, D for in contemplation of death। इसके बाद हटला में H फॉर हॉस्पिटल, U फॉर यूनिवर्सिटी, T फॉर बड़ा वाला ट्रस्ट, LA फॉर लोकल अथॉरिटी, और ITC में I फॉर वो इंडिविजुअल वाला ट्रस्ट जो इंडिविजुअल के लिए बनाया गया था, और T फॉर छोटा वाला ट्रस्ट 1023C के अंदर जिसकी बात होती है, और C फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शन जो कि कैपिटल गेन में ट्रांसफर नहीं माने गए थे, यहां पर भी उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है कुछ सेक्शंस को, कुछ क्लोजेस को। तो अगर आपको गिफ्ट
मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिलता है तो भैया वो आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बेटा अगर आपको अदरवाइज मिल जाए, अगर गिफ्ट आपको अदरवाइज मिल गया ना, तो यही है बस सबसे इंपॉर्टेंट बात, बाकी तो आपका काम आसान करने के लिए वो ट्रिक थी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है, एग्जाम में मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएगा, वो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां मिल गया तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना है, वो तो क्या ही हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अदरवाइज, मतलब आपको गिफ्ट शायद मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से नहीं मिले, और अगर मिलेगा भी ना तो यहां पर आपको रिलेटिव से मिलेगा, जो कि आपको क्या कर देना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको उनके अलावा किसी से मिल जाए, अब बेटा सरकार पता है आपसे एक छोटी सी बात बोली है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो बोल रही है गिफ्ट आपको दो टाइप के मिल सकते हैं, या तो आपको मनी मिलेगा या फिर काइंड मिलेगा। सर मनी, बेटा मनी मतलब आप सब समझते हो, नगद कोई पैसा मिल जाए, नगद मतलब कैश में भी मिल जाए, गूगल पे, भीम पे, यूपीआई, चेक वगैरह कुछ भी मिल जाए, पैसे के फॉर्म में अगर मिल जाए तो मनी। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, काइंड। अच्छा काइंड में अपने आप में दो टाइप की चीजें होती हैं, सेक्शन 56 ने आपको बताई दो टाइप की चीजें, जिसमें उसने सबसे पहले बोला कि या तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी या तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सब समझते हैं, लैंड, बिल्डिंग, बहुत या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मूवेबल प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, एक बार फोकस कर लीजिएगा, ये बात काम की है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो आप सबको पता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में हजारों लाखों चीजें आ सकती थी, लेकिन सरकार ने यहां पर सिर्फ 9 ही ऐसी चीजें बनाई है जिनके ऊपर आपको गिफ्ट में टैक्स लगने वाला है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी 9 चीजें। तो सबसे पहले तो मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं, क्योंकि टैक्स जब भी लगेगा जब इनमें से कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो एक रिमार्क के मात्र कितने एसेट कवर होने वाले हैं, 9 एसेट, जिसमें बेटा सबसे पहला एसेट शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी द वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन। अच्छा एक नया अमेंडमेंट किया गया था, वो क्रिप्टो वगैरह को भी इसके अंदर शामिल किया गया था लास्ट ईयर फाइनेंशियल 2023 के अंदर। तो टोटल बेटा 9 की जगह आज की तारीख में 10 चीज हो गई, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पता है क्या पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, फर्क बस ये पड़ रहा है कि अगर आपको ये चीजें फ्री में मिल जाएंगी ना, या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में मिल जाएगी, तो आपको टैक्स लगेगा। इनके अलावा अगर आपको कुछ मिलेगा, देखिए इसमें कहीं भी कार नहीं लिखा है, इसमें कहीं भी आईफोन नहीं लिखा है, इसमें कहीं भी प्रिंटर विनेटर ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है, कैमरा, प्रिंटर। तो बेटा इन चीजों के अलावा कोई भी चीज आपको मिलेगी ना, उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से गिफ्ट को टैक्सेबल करा है, कि टैक्सेबल उन्हीं चीजों को करा है जो लग्जरी में आने वाली है। सर लग्जरी में बेटा इन 9-10 चीजों में से 6-7 चीजें तो कैपिटल गेन में ही आपको पता थी, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ये पता है आपने कैपिटल गेन में, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एक्सेप्शन का एक्सेप्शन आपने देखा था, 6 चीजें। उन 6 चीजों के अलावा 3 ही चीजें तो और बढ़ाई गई हैं, जिसमें पता है क्या आ गया है, एक शेयर्स आ गए। अरे आपने ऑलरेडी पढ़ा था ना, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी द वर्क ऑफ आर्ट। तो यहां से लेके यहां तक तो आप ऑलरेडी पढ़े थे। अब सिर्फ क्या ही बढ़ा है, शेयर, सिक्योरिटीज, बुलियन। और अभी अमेंडमेंट के थ्रू एक और क्या चीज बढ़ी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसका एग्जांपल है क्रिप्टो। ऐसी कोई करेंसी जो कि भाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किसी चेन के थ्रू वो एग्जिस्ट कर रही है और आप उसको खरीद बेच रहे हो, तो उसको अपन कहां करेंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, सर क्या मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी? हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें तो टैक्सेबल होंगी, इनके अलावा कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। सर विराट कोहली ने 2 करोड़ का बेट गिफ्ट कर दिया। बेटा 2 करोड़ का बेट गिफ्ट कर दिया, वो आपका रिलेटिव नहीं है, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी नहीं है, तो भी वो बेट आपको टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? सर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो किसी भी चीज में कवर नहीं हो रहा है। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, ना तो वो शेयर है, ना वो सिक्योरिटी है, ना वो ज्वेलरी है, ना वो ड्राइंग है, ना वो पेंटिंग है, ना वो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ना वो स्कल्पचर है, ना वो वर्क ऑफ आर्ट है। बेटा ध्यान सुनना, वो एंटिक जरूर है, यहाँ पर सारी एंटिक चीजें कवर नहीं है, यहाँ पर इनमें से किसी भी चीज में वो चीज कवर नहीं हो रही है। तो मान लीजिए किसी भी बेटा रीनोन पर्सन ने कोई आपको अपनी पर्सनल कोई चीज दे दी है जो कि करोड़ों में बिकने वाली है या उसकी करोड़ों की वैल्यू है, वो आपको टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस वो इन 10 चीजों के अंदर नहीं आ रही होगी। तो बच्चे 10 चीजें आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी 10 चीजें? शेयर्स, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। अगर आपको इन 10 चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में मिलेगी तो ही आपको टैक्सेबल होने वाला है। अब फोकस करिएगा, क्योंकि अब मैं रियल मायने में गिफ्ट को सेकंड वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको गिफ्ट मिस्टर आईडी हटला आईटीसी के अलावा मिल जाए तो आपको करना क्या है? आपको चेक करना है बेटा मनी मिला है या फिर काइंड में मूवेबल प्रॉपर्टी मिला है या फिर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला है, जिसमें सबसे पहले आप और मैं बात करेंगे मनी के बारे में। सरकार बोल रही है अगर एग्रीगेट मनी, क्योंकि बेटा आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों से मनी मिल जाए, तो एग्रीगेट मतलब सबको मिलाकर चेक करना है। सबको मिलाकर अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो होल ऑफ दी मनी शैल बी टैक्सेबल। बेटा ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए साल भर में आपको 49,000 रुपीज कितने गिफ्ट में मिल गए पैसे? 49,000 रुपए। और क्योंकि मोदी जी को टैक्स लेना था, निर्मला सीतारमण जी ने आपको 1,500 रुपए और गिफ्ट कर दिए, तो आपके जो गिफ्ट मिला के कितने हो जाएंगे? 50,500 रुपए। जैसे ही आपका गिफ्ट 50,000 क्रॉस कर जाएगा, आपको पूरे 50,500 रुपए जो भी है वो क्या होने वाला है? टैक्सेबल। मतलब समझना बेटा मेरी बात को,
49,000 मिले थे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने 1,000 रुपए से ज्यादा और गिफ्ट ले लिया, मतलब जैसे ही 50,000 क्रॉस कर जाओगे, अगर 1 रुपए भी क्रॉस कर दिए तो पूरा का पूरा अमाउंट, इंटायर ऑफ द पोर्शन आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल। एक्सेस पोर्शन मत ध्यान रखना, फुल पोर्शन आपको क्या होने वाला है बेटा, टैक्सेबल। एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, एग्जेम्पशन लाने के बाद आप लोगों ने मुझे सर ने 200 रुपए की गिफ्ट दिए और बहुत सारी एग्जेम्पशन आ गई थी, इसलिए आप लोगों से जो गिफ्ट मुझे मिला वो कितना हो गया था, 20,000 रुपए। अब बेटा 20,000 रुपए के गिफ्ट के अलावा मान लीजिए किसी नालायक दोस्त ने मेरे मुझे टैक्सेबल करवाने के लिए 40,000 रुपए और दे दिए, तो अब भले उसने टैक्सेबल करवा दी, लेकिन मैं ऐसे गिफ्ट को एक्सेप्ट वैसे भी कर ही लूंगा, तो 60,000 रुपए मेरे पास टोटल क्या हो चुका है, मनी में मिला हुआ गिफ्ट। अब सरकार बोलती है 10,000 टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा का पूरा 60,000 क्या होगा, टैक्सेबल। आप बोलोगे लेकिन वो तो अलग अलग लोगों से मिला है। सरकार बोली कोई दिक्कत नहीं, हमें ये नहीं देखना किससे मिला है, हमें तो देखना है कि टोटल साल भर में 50,000 से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो पूरा क्या होने वाला है, आपको टैक्सेबल। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं मूवेबल प्रॉपर्टी की, ध्यान दीजिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सरकार बोलती है कि यार 2 टाइप के केस हो सकते हैं, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर विदाउट कंसिडरेशन बेटा फ्री में अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिल गई और मूवेबल प्रॉपर्टी में वही 10 आइटम्स जो मैंने अभी आपको याद करवाया, अगर वो 10 चीजें आपको फ्री में मिल जाए तो विदाउट कंसिडरेशन जाना। अगर आपको फ्री में नहीं मिले तो आप कहां जाएगा, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर फ्री में नहीं मिल रहा बेटा, कोई ड्राइंग कोई पेंटिंग ऐसी थी जो मिलना 2 करोड़ की चाहिए थी, लेकिन आप उसको 1.5 करोड़ में खरीद लाए। अगर 1.5 करोड़ में खरीद लाए तो 50 लाख रुपए का जो आपको डिस्काउंट मिला है, वो डिस्काउंट आपको एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होने वाला है, टैक्सेबल। अब बच्चे ध्यान सुनना, थोड़ा सा समझने वाला सेक्शन है, जानबूझ के स्लो रख रहा हूं मैं, आपको याद तो बाद में करवा ही दूंगा, और याद करने का उसमें ऐसा कुछ है नहीं, याद तो बहुत इजीली हो जाएगा, सिर्फ समझने वाला सेक्शन है, एक बार अंडरस्टैंडिंग लेने वाला ये सेक्शन है। कहने को ये सेक्शन बहुत खतरनाक भी है और कहने को ये सेक्शन बहुत इजी भी है, तो इसको आपकी मर्जी है इसको खतरनाक बनाना है या इजी बनाना है। तो बेटा गिफ्ट के केस में, काइंड वाले केस में, मूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें 2 केस, विदाउट, इनएडिक्वेट। विदाउट मतलब फ्री, इनएडिक्वेट मतलब डिस्काउंटेड प्राइस। तो अगर फ्री में मिला तो सरकार बोल रही है चेक एग्रीगेट अमाउंट, अगर एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन 50,000, बेटा जितने भी आपको फ्री वाले जितने भी आपको मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली हैं, अगर उनकी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सरकार वापस से पूरा बोल रही है पूरा फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगा। बेटा ध्यान सुनना, हर बार जब भी टैक्सेबल करने की बारी आ रही तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है, एक्सेस पोर्शन कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करूं तो यहां पर सरकार ने बड़ी लॉजिकल सी बात बोली, इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आपको कैसी मिली हो बेटा, काइंड वाली इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, तो सरकार बोल रही है सबकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो और सबके लिए जो आपने पैसा पे किया है वो पे कर लो, उन दोनों को डिफरेंस चेक कर लो। अगर वो 50,000 से ज्यादा है, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, मतलब आपको जो बेनिफिट मिल रहा है अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल। सर टैक्सेबल कितना होगा बेटा, वो डिफरेंस ही टैक्सेबल होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक अमाउंट तो आपने पे किया है, जो पे आपने किया है वो तो आपका एग्जेम्प्ट होगा। एग्जाम्पल दूंगा बच्चे, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको एक काम की चीज बताना चाहता हूं जो आप लोग गलत समझते हो। 50,000 की मनी वाली लिमिट अलग है, 50,000 की काइंड वाली फ्री वाली लिमिट अलग है। मतलब यहां पर आपको सिर्फ कौन सी वाली चीजें चेक करनी है, फ्री वाली। 50,000 की काइंड वाली इनएडिक्वेट लिमिट अलग है, मतलब अभी तक पता है एक ही इंसान को कितने बेनिफिट मिल चुके हैं, 50,000 के बेनिफिट मिल चुके हैं। मनी के लिए 50,000 की लिमिट अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी फ्री वाले के लिए 50,000 अलग है, मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट वाले के लिए भी 50,000 अलग है, सबके लिए 50,000 अलग अलग है। सर फ्री वाले, जब बेटा आप फ्री को चेक करोगे ना तो आपको सिर्फ फ्री वाले लेना है। यहाँ पर बेटा जब आप इधर इनएडिक्वेट वाले को कंसीडर करोगे तो आपको सिर्फ इनएडिक्वेट वालों को ही लेना है, और आपको वो भी लेना है जितना कंसिडरेशन आपने पे किया है। अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है तो पूरा क्या होने वाला है, टैक्सेबल। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सरकार ने यहां पर भी बोला 2 टाइप, विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अच्छा, यहां पर सरकार ने पर प्रॉपर्टी बोला, ध्यान दीजिएगा। अभी तक सारी जगह पे एग्रीगेट लिखा था, इसका मतलब कितने लोगों से मिल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर सबका मिला के 50,000 क्रॉस हो रहा था तो आपको भैया उसको टैक्सेबल करना रह रहा था। लेकिन जैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की बारी आई, सरकार ने बोला अगर पर प्रॉपर्टी डिफरेंस, अगर पर प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, ये तो फ्री वाले की बात कर रहे हैं, अगर पर प्रॉपर्टी 50,000 रुपए से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी तो भैया वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपको क्या होने वाली है, टैक्सेबल। अच्छा ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल इलॉजिकल सा पॉइंट है, क्योंकि हर मूवेबल प्रॉपर्टी आपको 50,000 से ज्यादा की वैल्यू की ही होगी अगर मिलेगी। अरे अगर आपको 100 फीट का टुकड़ा भी दे दिया जाए तो वो 50,000 से ज्यादा का ही निकल जाएगा। तो बच्चे ध्यान सुनना, पर प्रॉपर्टी चेक करना है, बस मुद्दे की बात पता है क्या है, अभी तक सारी जगह एग्रीगेट था, लेकिन यहां पर आते से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी आते से, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी की ही अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, इसलिए यहां पर बेटा बात कैसी की गई है, पर प्रॉपर्टी। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, आपको 2 प्रॉपर्टी मिली है जिसमें एक प्रॉपर्टी 40,000 की वैल्यू की है, दूसरी प्रॉपर्टी 30,000 की वैल्यू की है। ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में। तीसरी प्रॉपर्टी 1.5 लाख की है,
तो दो प्रॉपर्टी तो एग्जेम्प्ट रह जाएंगी, लेकिन तीसरी वाली प्रॉपर्टी 1.5 लाख की है, क्योंकि वो पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है, तो वो वाली आपको क्या होने वाली है, टैक्सेबल। तो ये वाली 50,000 की लिमिट भी अलग है। मतलब देखना बेटा, गिफ्ट में सरकार आपको कितने बेनिफिट दे रही है, 50,000 की एक लिमिट अलग, 50,000 की दूसरी लिमिट अलग, 50,000 की तीसरी लिमिट अलग, और यहां तो बोल दिया कि जितनी प्रॉपर्टी खरीदोगे उतनी बार 50,000 की लिमिट अलग अलग अलग। समझ रहे हैं मेरी बात को, यस और नो। अच्छा, इसके बाद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो यही वो पॉइंट है जो गिफ्ट का टेक्निकल पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जो गिफ्ट का शानदार पॉइंट है, और इसका जो रिलेशन निकलता है वो निकलता है डायरेक्टली कैपिटल गेन के साथ। बहुत ही शानदार एक पॉइंट है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर व्हाट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? बेटा कोई 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसकी ध्यान दीजिएगा, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़ थी, आपको वो प्रॉपर्टी 95 लाख में दी गई है। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस है वो कितना है, 95 लाख। चेक करके बताइए कि आपको कोई डिस्काउंट मिला है? यस सर, डिस्काउंट मिला है। अब बेटा ये डिस्काउंट जो मिला है आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार चीज, इसका तो एक एग्जांपल भी करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, यही वो चीज है जिसकी वजह से आज का सेशन है, वरना मैं आईएफएस नहीं पढ़ा था ईमानदारी से। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यहां पर सरकार ने बोला इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, मतलब पर प्रॉपर्टी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन, मतलब वही जो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, 1 करोड़ और 95 लाख, तो 1 करोड़ माइनस 95 लाख करोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 5 लाख। ये वही बोल रहा है कि अगर वो पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है, जो भी डिफरेंस है, अगर वो पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है, लेकिन इसने सिर्फ 50,000 से ज्यादा नहीं बोला, इसने एक और चीज बोली, एंड SDV is more than 110% of your consideration। बच्चे ध्यान सुनिएगा, एक नहीं दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो जितना आपको बेनिफिट मिला है, जितना आपको डिस्काउंट मिला है, वो डिस्काउंट कम से कम कितना है, 50,000 से ज्यादा है। दूसरी चीज, 50,000 से ज्यादा तो है ही है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो भी 110% से ज्यादा है। अगर ज्यादा होगा तो ही टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, एंड यूज किया गया है। एग्जांपल दे रहा हूं वापस से, वही वाला जो अभी आपके सामने दिया था, बस इसको समझ लेना। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की थी 1 करोड़, सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस आपका था 95 लाख रुपए। सर गिफ्ट किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? बेटा ऑब्वियसली जिसको मिल रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। तो सेलिंग प्राइस 1 करोड़ थी, परचेज प्राइस 95 लाख है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने का आपको बेनिफिट मिला है, 5 लाख। चेक करके बताओ क्या ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? क्या ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? यस सर, दिस इज मोर देन 50,000 पर प्रॉपर्टी। क्या ये पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है? यस सर। ये एक ही प्रॉपर्टी की एसडीवी है और एक ही प्रॉपर्टी की क्या है, परचेज प्राइस। तो पर प्रॉपर्टी जो डिफरेंस है वो किससे ज्यादा है यार, 50,000 से ज्यादा। चेक करके एक और चीज बताइएगा, क्लास के सारे बच्चों को ये बात गलत पता है, ये बात मेरे को पता है, इसलिए प्लीज फोकस करिएगा। पर प्रॉपर्टी एसडीवी क्या 50,000 से ज्यादा है? यस सर, ज्यादा है। मतलब जो डिफरेंस है, एंड क्या वो जो डिफरेंस है वो 110% से ज्यादा है? 110% मतलब वही चीज जो आपने सेक्शन नंबर 50C के अंदर सीखी थी। सेक्शन 50C में आप सीखते थे ना कि सेलिंग प्राइस और एसडीवी में चेक करो क्या एसडीवी ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो आप क्या चेक करते थे, 10% ज्यादा है। चेक करके बताओ क्या 10% ज्यादा है यहाँ पर? अगर आप चेक करोगे 95 लाख और 1 करोड़ का डिफरेंस चेक करोगे तो 10% नहीं दिखेगा, कुछ 5-6% कुछ देखने को आपको मिलेगा। मतलब सर 10% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 10% से ज्यादा नहीं है तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सर 5 लाख रुपए मिला है फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा, 5 करोड़ रुपए में होता तो भी टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि टैक्सेबल होने के लिए एक और कंडीशन है कि डिफरेंस 10% से भी ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है कैपिटल गेन के अंदर सरकार ने आपको 10% का बैंड दिया था, एक फायदा दिया था कि 10% तक का डिफरेंस है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वही फायदा आपको कहां पर भी दिया गया है, आईएफओएस के अंदर, कि अगर डिफरेंस 10% तक है तो हो सकता है इतना नेगोशिएशन में डिस्काउंट इतना हो सकता है तो इतने तक को हम मैनेज करेंगे, लेकिन अगर 110% से ज्यादा डिफरेंस निकल जाए तो वो आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल। तो ये मैंने अभी जो आपको बताया, अभी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। अब अपन इसको कंक्लूड करते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर कोई पॉइंट खतरनाक है जो कोई क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आएगा तो वो यही पॉइंट है। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान रख लिया तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं फिर। तो मैंने आपको गिफ्ट के बारे में क्या बताया, बच्चे वापस ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको गिफ्ट के बारे में बताया कि गिफ्ट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिलेगा तो सैलरी, क्लाइंट से मिलेगा तो पीडीबीपी, लेकिन अगर आपको नॉर्मल गिफ्ट होगा तो कहां टैक्सेबल हो सकता है, आईएफओएस। आईएफओएस में टैक्सेबल करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या गिफ्ट मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिला है। अगर वो मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिला है तो आपको क्या हो जाने वाला है, एग्जाम। लेकिन अगर अदर देन मिस्टर आईडी हटला आईटीसी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, सब्जेक्ट टू लिमिट्स, जो अलग अलग लिमिट्स है। सर क्या लिमिट है बेटा? मनी के केस में 50,000 की लिमिट है। सर 50,000 एक एक करके देखना है क्या? नहीं बेटा, 50,000 सबको मिलाकर देखना है। अगर एग्रीगेट मनी जितनी मुझे मिली है वो 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या होने वाला है, टैक्सेबल। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए स्टूडेंट ने मुझे बहुत सारे कैश गिफ्ट दिए और कैश गिफ्ट मिलाकर 1.5 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठा हो गए। कितने इकट्ठा हो गए? 1.5 लाख रुपए। क्योंकि वो 50,000 से ज्यादा है तो पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए मुझे क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल।
1 लाख टैक्सेबल नहीं होंगे बेटा, पूरे के पूरे 1.5 लाख क्या हो जाएंगे टैक्सेबल। ये तो हो गई मनी के बारे में, बड़ी ही सिंपल बात है। इसके बाद जैसे ही अपन मनी से आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा काइंड, और काइंड के केस में दो टाइप के एसेट, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में बच्चे ध्यान सुनिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और फ्री, मतलब दो केस हो सकते हैं, फ्री में मिला हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिली हुई मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बेटा 10 चीजें, शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी द वर्क ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये 10 ही चीजें आपकी किसके अंदर आने वाली, मूवेबल प्रॉपर्टी। सर आईफोन मिला, नॉट टैक्सेबल। सर कार मिली, नॉट टैक्सेबल। सर बीएमडब्ल्यू की कार मिली, नॉट टैक्सेबल। कोई भी कार, कोई भी मोबाइल आपको टैक्सेबल नहीं होगा। सिर्फ 10 ही चीजें जो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी वही आपको क्या होने वाली है, टैक्सेबल। अब बच्चे ध्यान सुनना, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दो केस, कौन कौन से दो केस? सर एक वो केस है जहां पर आपको कैश मिल जाएगा, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी में दो केस है, एक वो केस है जहां पर आपको फ्री में विदाउट कंसिडरेशन मिलेगा, और एक वो है जहां पर आपको डिस्काउंटेड कंसिडरेशन पे मिलेगा। अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलता है तो सरकार कहती है वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, बच्चे ध्यान सुनिएगा, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको फ्री में मिल जाए उन 10 प्रॉपर्टी में से, वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको फ्री में मिल जाए, चेक करिए क्या उन सबकी मिला के फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, वरना पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर मैंने सारे गिफ्ट इकट्ठे कर लिए लेकिन जो उसकी वैल्यू आ रही है वो 45,000 आ रही है, फुली एग्जेम्प्ट। सब सारे गिफ्ट इकट्ठे करने के बाद वैल्यू 51,000 आ रही है, मूवेबल फ्री वाले, मूवेबल की फ्री वाले सारे गिफ्ट करने के बाद 51,000 की वैल्यू आ रही है, तो पूरा 51,000 क्या होने वाला है, टैक्सेबल। इसके बाद बेटा 50,000 की मनी की लिमिट अलग है, 50,000 की फ्री वाली मूवेबल प्रॉपर्टी की लिमिट अलग है, 50,000 की इनएडिक्वेट वाली मूवेबल प्रॉपर्टी की भी लिमिट अलग है। यहां पर सरकार बोलती है एक काम करो, सारे मूवेबल प्रॉपर्टी जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले हैं उनको इकट्ठा करो और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक करो, और उसमें ये चेक और कर लो कि आपने कितना पेमेंट उनके बदले किया था। अगर जो फायदा आपको मिला है, जो डिस्काउंट आपको मिला है, वो एग्रीगेट मिलाकर 50,000 से ज्यादा है तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। सर एग्जैक्टली 50,000, बेटा एग्जैक्टली 50,000 सारी जगह पे एग्जेम्प्ट है, 50,000 1 रुपए अगर होगा तो वो आपको क्या होने वाला है, टैक्सेबल। इसके बाद बेटा आएंगे अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सरकार ने बोला अगेन दो टाइप की इमूवेबल प्रॉपर्टीज, फ्री में मिली हुई अलग, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे मिली हुई अलग। सर फ्री में बेटा हो सकता है आपको कोई एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे बिना, विदाउट कोई मनी, अगर विदाउट फ्री में बिल्कुल 0 रुपीज पे की जा रही है तो उसका अपन क्या बोलेंगे, फ्री में। सरकार ने बोला चेक करो क्या पर प्रॉपर्टी एसडीवी 50,000 से ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा ही होने वाली है। इफ पर प्रॉपर्टी एसडीवी इज मोर देन 50,000 देन फुली टैक्सेबल, अदरवाइज फुली एग्जेम्प्ट। तो फ्री में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी मिलेगी, जितनी मिलेंगी, हर प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना क्या वो 50,000 पर प्रॉपर्टी से ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, वरना क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। सर फ्री में नहीं मिली, इनएडिक्वेट पे मिली। बेटा इनएडिक्वेट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मिल जाए तो यही एक खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि यहां पर एक नहीं टोटल 2 क्राइटेरिया आपको चेक करना है। एक तो आपको चेक करना है डिफरेंस। सर डिफरेंस मतलब बेटा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 95 लाख में दे दी जा रही है, मतलब आपको कितने का फायदा दिया जा रहा है, 5 लाख। क्या वो फायदा 50,000 से ज्यादा है? ये सर 50,000 से ज्यादा तो है, लेकिन एक और कंडीशन है, वो जो डिफरेंस है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, 10% से ज्यादा। अगर आप चेक करने जाओगे तो डिफरेंस 10% से ज्यादा, 1 करोड़ और 95 लाख में तो 10% से ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 50,000 से माना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो 10% से ज्यादा नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। एक दूसरा एग्जाम्पल, एसडीवी जो है आपकी वो बेटा 1 करोड़ है और आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 80 लाख रुपए। इस बार जो आपको बेनिफिट मिल रहा है पता है कितना मिल रहा है, 20 लाख रुपए। सर 50,000 से ज्यादा है क्या? यस। क्या बेटा वो 10% से भी ज्यादा है? यस। क्योंकि वो 50,000 से भी ज्यादा है, 10% से भी ज्यादा है, तो आपको वो क्या हो जाएगा इस बार, टैक्सेबल। सर कितना टैक्सेबल? बेटा 20 लाख टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल उतना ही होगा जितना फायदा आपको मिला होगा। अब इसके लिए बेटा एक क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, स्पीड में करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को एलडीआर भी मार्क करना चाहिए। मिस्टर मार्स एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 3 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी 2001-2 में। ही गिफ्टेड सच प्रॉपर्टी टू हिज फ्रेंड लखन। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने दोस्त लखन को गिफ्ट कर दिया। बच्चे ध्यान सुनना, जब भी आप एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हो ना, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी मिस्टर मार्स के लिए कैपिटल एसेट है और गिफ्ट करना मतलब ट्रांसफर हो रहा है, तो गिफ्ट कर रहे हो, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको क्या लग सकता था, कैपिटल गेन, लेकिन नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 47 में लिखा था जब भी कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट में दिया जाता है तो टैक्स नहीं लगता है। कल ही अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 47 जहां पर लिखा था एनी एसेट गिवन ऑन गिफ्ट, फिर गिफ्ट वगैरह में दिया जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो यहां पर जो प्रॉपर्टी मिस्टर मार्स ने मिस्टर लखन को दी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा अंडर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर तो टैक्स नहीं लगेगा। इतनी तो बात सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब अपन पता है किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा, बात करने वाले लखन के बारे में। देखो मिस्टर मार्स के हाथ में टैक्सेबल तो नहीं है। सर क्यों नहीं है बेटा? कल कैपिटल मिस्टर मार्स के लिए आप आईएफओएस नहीं पढ़ रहे हो, मिस्टर मार्स के लिए आप पढ़ रहे थे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में सेक्शन 47 के अंदर साफ साफ लिखा था कि फ्री में प्रॉपर्टी दोगे टैक्स नहीं लगेगा।
सर लखन, बेटा लखन के लिए आपको चेक करना पड़ेगा आईएफओएस में जो आपने आज गिफ्ट पढ़ा, क्या लखन मिस्टर आईडी हटला आईटीसी में आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब लखन से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल तो हो सकता है अगर उसने लिमिट क्रॉस करी, तो चेक करके बताइएगा लखन को मिला हुआ गिफ्ट। अच्छा, लखन को पता है क्या गिफ्ट मिला है? एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली है। इस प्रॉपर्टी की बेटा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ गिफ्टिंग इज 40 लाख रुपए। ये प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है यार? 40 लाख रुपए। बच्चे ध्यान सुना, क्या आपको पता है ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो केस होते हैं, फ्री और इनएडिक्वेट। ये पता है कौन से केस में आने वाली है? फ्री वाले केस में, क्योंकि आपने फ्री में दे दी है। मतलब मेरा दोस्त है, मैंने उसको फ्री में एक प्रॉपर्टी दे दी। सर क्या ये टैक्सेबल होगी? चेक करके बताओ, क्या पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है? अगर पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा है तो ये आपको क्या होने वाली है? टैक्सेबल। तो बच्चे ध्यान सुनना, देखिए ना क्या लिखा है, इन दी हैंड ऑफ मिस्टर मार्स नॉट टैक्सेबल ड्यू टू सेक्शन नंबर 47। मिस्टर मार्स के हाथ में कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन जब हम लखन के बारे में बात करेंगे, ही रिसीव्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन एंड एसडीवी इज ग्रेटर देन 50,000, सो टोटल एसडीवी ऑफ 40 लाख शैल बी टैक्सेबल अंडर गिफ्ट। अभी आपने और मैंने भी यही डिस्कस करा था, क्योंकि वो 40 लाख रुपए 50,000 से ज्यादा है तो वो आपको क्या होने वाला है? पूरी तरीके से टैक्सेबल। अब बेटा ध्यान सुनना, आगे अगर मिस्टर लखन, क्योंकि मिस्टर देखना समझना हुआ क्या, मैंने प्रॉपर्टी लखन को दी, मैंने प्रॉपर्टी जब लखन को दी तो मेरे ऊपर कैपिटल गेन तो नहीं लगा, लेकिन लखन के ऊपर क्या लग गया? आईएफओएस के अंदर गिफ्ट लग चुका है 40 लाख रुपए पे। अब बेटा आगे लखन उस प्रॉपर्टी को बेचेगा, अब वो लखन की प्रॉपर्टी है, लखन उसको बेचेगा तो लखन को पता है क्या लगने वाला है? कैपिटल गेन। तो लखन पता है आगे इस प्रॉपर्टी को कितने में बेच रहा है? 83 लाख रुपीस में। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस टैक्स ट्रीटमेंट। तो बेटा आप मिस्टर मार्स के बारे में तो बता चुके थे कि नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आप लखन के बारे में भी बता चुके थे कि गिफ्ट मिलते टाइम कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 40 लाख। आगे जब वो 83 लाख में बेचेगा तो आपको पता है क्या लगने वाला है? कैपिटल गेन। और जैसे ही कैपिटल गेन लगता है वो आपसे पूछता है एफवीओसी बताओ। बेटा प्रॉपर्टी वो आगे 83 लाख रुपए में बेच रहा है तो एफवीओसी क्या बन जाएगा? 83 लाख। जनरली सेलिंग प्राइस देना होता है, एक्सेप्शन के साथ केसेस कल लिखवाए थे मैंने आपको। ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस करोगे तो नेट कंसिडरेशन भी कितना जाएगा? 83 लाख रुपए। माइनस करोगे सीओए। बच्चे ध्यान सुनना, जब आप सीओए माइनस करोगे ना तो लखन ने, यहां पर ध्यान रखिएगा वो सलमान खान, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबराय वाला एग्जांपल। तो यहां पर बेटा जब ये लखन प्रॉपर्टी बेच रहा है, लखन ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा नहीं था, उसको किसमें मिली थी? गिफ्ट में मिली थी। तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर किसकी कॉस्ट मानी जाना चाहिए थी? बेटा लखन की। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर एक है ट्विस्ट, यहां पर 3 लाख रुपए कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर तो पता है क्या है? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए सीओए मानी जाती, लेकिन सरकार ने बोला नहीं यार, क्योंकि लखन नाम का बंदा ऑलरेडी 40 लाख रुपए पे गिफ्ट में टैक्स पे कर चुका है, तो अब उसकी जो वैल्यू मानी जाएगी वो भी कितनी मानी जाएगी? 40 लाख रुपए। बच्चे प्लीज फोकस करेगा, शानदार पॉइंट है, शानदार क्वेश्चन है, एलडीआर क्वेश्चन है। वापस से ध्यान सुन लीजिए, वापस से मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वापस से बता रहा हूं। मैंने एक प्रॉपर्टी अपने दोस्त लखन को दी है फ्री में, मेरे हाथ में कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ फ्री नहीं लगता है। जब भी फ्री में कैपिटल एसेट बेचते हो कैपिटल गेन नहीं लगता है, तो कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा। बच्चे ध्यान सुनना, कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा। अब वहां पर जो लखन है ना, लखन के हाथ में आईएफओएस लग जाएगा, क्योंकि मैं उसका रिलेटिव नहीं हूं, मिस्टर आईडी हटला आईटीसी नहीं हूं, और जो प्रॉपर्टी इसको मिली है वो 50,000 से ज्यादा है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी 50,000 से ज्यादा फ्री में मिली है, तो उसके ऊपर आईएफओएस में गिफ्ट में टैक्सेबल तो हो जाएगा। अब बेटा क्योंकि उसके ऊपर गिफ्ट में टैक्स लग चुका है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि उसके ऊपर गिफ्ट में टैक्स लग चुका है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी वो 3 लाख कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर मत मानना, क्योंकि वो बंदा 40 लाख तक तो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, तो अब उसकी कॉस्ट भी क्या ही मानी जाएगी? 40 लाख। कल को आगे अगर वो बेचेगा तो आपको पता है क्या बेनिफिट लेना पड़ेगा? 40 लाख की कॉस्ट का बेनिफिट। क्वेश्चन में लिखा है आगे जो मेरा दोस्त है ना लखन, उसने आगे 83 लाख में बेच दिया, तो 83 लाख में वो चीज बेची है जिसमें वो 40 लाख पे टैक्स पे कर चुका था, तो उसने पता है कितना फायदा कमाया है? 43 लाख रुपए। वो 43 लाख रुपए पे उसको वापस से क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन लग जाएगा। सर 43 लाख का इंडेक्सेशन नहीं करेंगे? बेटा वो लॉन्ग टर्म नहीं बेच रहा है, शॉर्ट टर्म में ही बेच रहा है, 2 साल के अंदर बेच रहा है, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। अगर वो लॉन्ग टर्म में बेचता तो आपको 40 लाख को इंडेक्सेशन भी करना पड़ता। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन अबव एग्जांपल मिस्टर मार्ज एंड लखन आर रिलेटिव। एक सेकंड, अगर मिस्टर मार्ज एंड लखन रिलेटिव होते, ब्रदर होते, बच्चे ध्यान सुनिएगा, ब्रदर होते तो ध्यान सुनना, मिस्टर मार्ज के हाथ में तो आज भी कैपिटल गेन नहीं लगता, पहले भी नहीं लगा था, आज भी नहीं लगता, लेकिन पहले लखन के हाथ में आईएफओएस लग रहा था, आज लखन के हाथ में आईएफओएस भी नहीं लगता, क्योंकि मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिला हुआ गिफ्ट आपको क्या होने वाला था? एग्जेम्प्ट। अब बेटा लखन अगर आगे उस चीज को बेचता तो पता है बेचते टाइम एफवीओसी में क्या आता? 83 लाख माइनस करता, ट्रांसफर एक्सपेंस नेट कंसिडरेशन कितना आता? 83 लाख। अब जब वो सीओए माइनस करता, इस बार 40 लाख नहीं लेना। सर इस बार 40 लाख क्यों नहीं लेंगे? बेटा पिछले वाले एग्जांपल में क्योंकि 40 लाख पे उसको टैक्स लग गया था आईएफओएस के अंदर, इसलिए 40 लाख लिया गया था। एक बेनिफिट सरकार ने उसको, जब सरकार आपसे टैक्स ले लेती है ना तो उतने तक का सरकार का टैक्स फिक्स हो चुका है, इसलिए सरकार उतने तक का आपको बेनिफिट दे देती है।
तो यहां पर बेटा क्योंकि उस टाइम पर आपको रिलेटिव थे इसलिए आपको टैक्स नहीं लगा, इसलिए आपकी जो कॉस्ट मानी जाएगी ना वो वही मानी जाएगी जो मिस्टर मार्स की कॉस्ट थी 3 लाख रुपए। मिस्टर मार्स ने इसको कितने का खरीदा था बेटा? 3 लाख रुपए में, और क्योंकि बहुत पहले खरीदा गया था तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सेशन एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी कुछ कॉस्ट आएगी और आपका क्या निकल जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो फिर गलत लिखा है, अगर इंडेक्सेशन ऊपर किया गया है तो कैपिटल गेन क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बहुत ही शानदार ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और बच्चे ध्यान सुनिएगा, गिफ्ट जब भी टैक्सेबल होता है, मार्क माय वर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गिफ्ट जब भी टैक्सेबल होता है जब लेने वाले के लिए वो कैपिटल एसेट है। आप चेक करके बताइएगा, केस नंबर 1 में जब लखन मेरा रिलेटिव नहीं था, क्या लखन एक बिल्डर है? नहीं सर, कहीं भी नहीं लिखा है कि लखन एक बिल्डर है, क्योंकि लखन बिल्डर नहीं था इसलिए गिफ्ट उसके हाथ में 40 लाख टैक्सेबल हुआ था। अगर लखन बिल्डर होता जिसका काम ही प्रॉपर्टी बेचना होता तो उसके ऊपर गिफ्ट में टैक्सेबल नहीं लगता, क्योंकि गिफ्ट वाला जो सेक्शन है ना, स्टॉक इन ट्रेड में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको वो टैक्सेबल नहीं होता है। मतलब रिसीव करने के वाले के हाथ में अगर वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट बनने वाली है तो ही वो टैक्स लगेगा, वरना गिफ्ट नहीं लगेगा। लखन, क्योंकि बेटा लखन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ध्यान दीजिएगा, लखन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कोई बिल्डर नहीं है, इसलिए उसको जो प्रॉपर्टी मिल भी रही है ना गिफ्ट में, वो उसके लिए कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। क्योंकि कैपिटल एसेट रिसीव करने वाले के हाथ में तो गिफ्ट लग रहा है, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड होता तो नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक पॉइंट है, बहुत बारीक पॉइंट है, एग्जाम में टेस्ट नहीं करेगा सीए इंटर लेवल पे, बहुत बारीक पॉइंट है। रिसीव करने वाले के लिए अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर गिफ्ट नहीं लगता है, अगर कैपिटल एसेट है तो ही आपको क्या लगता है? गिफ्ट। अब बेटा गिफ्ट तो हो चुका है खत्म, गिफ्ट तो हो चुका है खत्म। मैं आपको बस 3 सेक्शन का एक कंपैरिजन बता देता हूं। एक सेक्शन है 43 सीए जो आप पढ़ते हो पीडीबीपी में, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं होगा पीडीबीपी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको वही सेक्शन बताया कहां पर पढ़ाया था? कैपिटल गेन के अंदर, और वही सेक्शन बताया आपको कहां भी देखने को मिल जाता है? आईएफओएस के अंदर। मतलब एग्जैक्टली सेम सेक्शन 3 अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्टली सेम सेक्शन, और ये बात भी सेम करता है, वही 3 बातें। अगर सेलिंग प्राइस और एसडीबी में एसडीबी ज्यादा है और 10% से ज्यादा है तो आपको सेलिंग प्राइस को इग्नोर करते हुए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना होता है। अब पीडीबीपी के अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेना पड़ेगा, कैपिटल गेन में भी वही लेना पड़ेगा, और गिफ्ट के अंदर भी क्या ही लेना पड़ेगा? वही लेना पड़ेगा। सेकंड चीज, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने केस को किसको अप्लाई कर सकते हो? एओ, वो किसको रेफर कर सकता है? वैल्यूएशन ऑफिसर को। वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा, वैल्यू करेगा, अगर वो वैल्यू को इंक्रीज कर देगा तो इग्नोर करेंगे, डिक्रीज कर देगा तो उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरा केस, एसडीवी एक से ज्यादा भी हो सकती है, आपको नॉर्मली रजिस्ट्री वाली लेनी होती है, लेकिन एग्रीमेंट वाली डेट की भी आप ले सकते हो। अगर ओनली डेट ऑफ रिसीव, ओनली डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक भी रुपए अगर आपने बैंकिंग मोड से रिसीव कर लिया था तो आप वो भी ले सकते हो। एग्जाम में आपके पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 जगह पे कवर होता है, तीनों जगह बात एक ही है। सर बात एक ही है क्या? हाँ, फिर 3 जगह क्यों है बच्चे? ध्यान सुनना, एक जगह कैपिटल गेन को कवर करता है जहां पर वो वर्ड यूज करता है कैपिटल एसेट, एक जगह 43 सीए के अंदर वो वर्ड यूज करता है स्टॉक इन ट्रेड, और कोई फर्क नहीं है। अल्टीमेटली बात रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की हो रही है। अगर ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कैपिटल एसेट है तो मेरे ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? 50C। अगर यही प्रॉपर्टी बिल्डर की होती तो उसके लिए सेक्शन 43 सीए लगता है उसके लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? स्टॉक इन ट्रेड। सेक्शन एग्जैक्टली सेम है नाम के अलावा। बेटा इसमें नीचे एक कुछ चार्ट वगैरह गिवन है, ये चार्ट आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं रखा था, क्योंकि देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है इररिलेवेंट फ्रॉम May 23 अटेम्प्ट ऑनवर्ड। May 23 के बाद से ये वाला अमेंडमेंट खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए कोई भी काम का नहीं है। इसके बाद बेटा एक आखिरी सेक्शन 56 to 7B, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। ध्यान सुनिएगा, अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी का शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है तो जितना प्रीमियम पे इश्यू किया जाएगा वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर आप 150 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो 50 रुपए टैक्सेबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आप गलत मत समझ जाना, यहां पर आप गलत समझते हो। अगेन एक छोटा सा सेक्शन, लेकिन आप गलत समझते हो। देखिए पढ़ लीजिए क्या लिखा है, इफ एनी क्लोजली हेल्ड कंपनी इश्यू शेयर टू एनी रेजिडेंट शेयर होल्डर ऑन प्रीमियम, अगर आपने 100 रुपए वाला शेयर 150 रुपए में इश्यू करा तो टैक्सेबल होगा। सिर्फ इसने ये तो बता दिया टैक्सेबल होगा। अब पता है टैक्सेबल होगा कितना? इश्यू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू। ध्यान सुनना, टैक्स देखो मैं आपके सामने तीन एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूं। सेलिंग प्राइस मान लीजिए, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं, इसका जो फेस वैल्यू है बेटा, इसका फेस वैल्यू 100 रुपए पर है और इसका इश्यू प्राइस 150 रुपए पर है। चेक करके बताइए क्या आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है? यस बेटा, अगर आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा चार्ज करते हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो आपने प्रीमियम पे इश्यू किया है क्या? यस सर, 50 रुपए के प्रीमियम पे किया है। सरकार एक छोटी सी बात बोल रही है, अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन टैक्सेबल 50 रुपए नहीं होगा जो आप समझते हो। टैक्सेबल 50 रुपए नहीं होगा। सिर्फ टैक्सेबल होगा या नहीं होगा चेक करने के लिए आपको ये चेक करना होता है, सर टैक्सेबल होगा कितना? बेटा इस बार सरकार बोलती है कि इश्यू प्राइस को आप कंपेयर कर लो फेयर मार्केट वैल्यू से, क्योंकि फेस वैल्यू तो आपके द्वारा डिसाइड किया हुआ एक प्राइस होता है। आपको फेस वैल्यू से कंपेयर नहीं करना, आपको किससे कंपेयर करना है? फेयर मार्केट वैल्यू से। तो वो जो इश्यू प्राइस आपका 150 है, हो सकता है ये शेयर की मार्केट वैल्यू 120 रुपए हो,
तो आपने पता है कितने पैसे ज्यादा लिए हैं, 30 रुपए, तो आपको टैक्सेबल कितने होंगे, 30 रुपए। टैक्सेबिलिटी चेक करने के लिए फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस चेक करिएगा, लेकिन कितना अमाउंट टैक्सेबल होना है उसको चेक करने के लिए इश्यू प्राइस और क्या चेक करिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू। शानदार सेक्शन है, वैसे एग्जाम में आता नहीं है इसलिए कोई ऐसे काम का नहीं है, बट ऐसा सेक्शन जो कि ज्यादातर लोगों को गलत ही पता होता है, ऐसा सेक्शन जो कि ज्यादातर लोगों को गलत ही पता होता है। एक बेटा ये क्वेश्चन है, मिस श्रेया वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका गिफ्ट के अंदर। इसमें बेटा ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से सोल्व करना है, एक जब वो कैपिटल एसेट हो, एक जब वो स्टॉक इन ट्रेड हो। बेटा ध्यान सुना, अगर रिसीव करने वाले के लिए वो कैपिटल एसेट होगा, अगर रिसीव करने वाले के लिए वो कैपिटल एसेट होगा तो गिफ्ट में टैक्सेबल होगा, अगर वो रिसीव करने वाले के लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा तो गिफ्ट के अंदर फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। उस कंसेप्ट को बस ध्यान में रखते हुए आप इसको सोल्व करिएगा, एक शानदार क्वेश्चन है। फिर बेटा कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बच्चे ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी कंपनसेशन आपके एम्प्लॉयमेंट को टर्मिनेट करने के लिए दिया जाता है तो वो पता है कहां टैक्सेबल होता है। बच्चे प्लीज थोड़ा सा फोकस करिएगा, ये क्योंकि सैलरी से रिलेटेड एक बात है। एक बार पढ़वा रहा हूं, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू रिसीव टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज आईएफओएस। बेटा क्योंकि ये टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से इसलिए आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल हो रहा है, वरना नॉर्मली हर चीज जो एम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है वो कहां टैक्सेबल होती है, सैलरी के अंदर। बात क्लियर है आपको? लेकिन अगेन इसमें एक छोटी सी बारीकी, और बारीकी ये है कि एम्प्लॉयर से मिला तो कुछ भी मिल जाए बेटा, मैं आपको बता दूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, एम्प्लॉयर से मिला हुआ हर अमाउंट पर है कहां टैक्सेबल होता है, सैलरी के अंदर। सर एम्प्लॉयर के अलावा भी कोई कंपनसेशन दे सकता है क्या? हाँ बेटा, आप एपीटी के एम्प्लॉय हो, आपको कोई दूसरी क्लास वाले पैसा दे सकते हैं कि आप एपीटी छोड़ दो। आप एपीटी के एम्प्लॉय हो, आपको एपीटी पैसा नहीं दे रही है, आपको कोई दूसरे लोग कोई पैसा दे रहा है कि आप एपीटी छोड़ दो, उसके लिए हम आपको कंपनसेशन दे रहे हैं। अगर ऐसा कोई कंपनसेशन आपको दूसरे लोगों से मिलेगा तो आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा, अगर एपीटी से ही मिलेगा तो किसी भी सिचुएशन में कहां टैक्सेबल होगा, सैलरी के अंदर। अगेन एक ऐसा पॉइंट जो छोटा सा बारीक है, थोड़ा सा बारीक है, आप इसको गलत समझते हो। ऐसे ये कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस तीन ही चीजें हैं। फैमिली पेंशन एक इंपॉर्टेंट है, 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 whichever is lower। इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है, 50,000 टैक्सेबल, 50% टैक्सेबल होगा। फिर गिफ्ट आपका टैक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिस्टर आईडी हटला आईटीसी से मिला तो क्या होगा, उसके अलावा मिला तो 50,000 की कहां कैसी कैसी लिमिट है, विद ऑल बारीकियां। इसके बाद बेटा डीम डिविडेंड, एज सच आपके पर्सपेक्टिव से सी इंटर लेवल पे 0.5% इसकी रेलेवेंस है बस, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर विदाउट एनी टाइम वेस्ट मैं आपको 2 मिनट के अंदर बस ट्रिक बता देता हूं। बच्चे ध्यान सुनना, कंपनी डिविडेंड देती है क्या? हाँ सर, कंपनी अपने जो मालिक होते हैं ना उनको क्या देती है, डिविडेंड। यहां पर उस डिविडेंड की बात नहीं हो रही, वो डिविडेंड जो कंपनी अपने मालिकों को बांटती है उस डिविडेंड की बेटा यहां पर बात नहीं हो रही। यहां पर पता है बात क्या हो रही है, यहां पर कंपनी ने अगर आपको डिविडेंड के अलावा कुछ चीज दे दी ना, क्योंकि कंपनी आपको दे रही है तो भले ही वो डिविडेंड नहीं है, वो मॉनिटरी नहीं है, हम फिर भी इसको क्या मान लेंगे, डिविडेंड। और बेटा ध्यान सुनना, सीधी सी बात है, सरकार नहीं चाहती कि आप कंपनी के एसेट घर लेकर जाओ, अगर लेकर जाओगे तो क्या मान लेंगे, डीम डिविडेंड मान लेंगे कि हमने कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, और मानते हुए आपके ऊपर क्या लगा देंगे, टैक्स। ऐसे बेटा 5 सेक्शन है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन है 222A, ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एसेट। कोई भी एसेट अगर कंपनी आपको दे देती है तो उसको आपको डीम डिविडेंड मानते हुए क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। इस वर्ड का मतलब होता है आपका जो भी रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, उसमें जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ये चीज समझाने के लिए। अब बच्चे ध्यान सुनिएगा, ये जो है ना, एक मैंने आपके सामने बैलेंस शीट बना दी है जिसमें आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फिगर दिख रहा है, मान लीजिए 100 रुपए। बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में कितने रुपए दिख रहा है, 100 रुपए। बेटा सारे ही सेक्शन जो डीम डिविडेंड के आएंगे वो रिजर्व एंड सरप्लस बोलेंगे कि कभी भी डिविडेंड रिजर्व एंड सरप्लस से ज्यादा नहीं होगा। उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, बताओ कोई भी कंपनी डिविडेंड किस में से बांटती है, अपने प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट का ही इकट्ठा करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। इसलिए हर डीम डिविडेंड का सेक्शन एक बात जरूर बोलेगा कि डीम डिविडेंड मान लेंगे, लेकिन अगर कोई 1000 रुपए का असेट लेके जा रहा है तो डीम डिविडेंड मैक्सिमम पता है कितना मान पाएंगे, 100 रुपए। समझिए ना बेटा बात को, अगर कोई 1000 रुपए का असेट लेके जा रहा है तो डीम डिविडेंड मान लेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना मान पाएंगे, 100 रुपए। सब क्यों 100 रुपए? बेटा डिविडेंड तो आप रिजर्व एंड सरप्लस से ही दे सकते थे, वो आपके पास कितने ही थे, 100 रुपए, तो कितना ही माना जाएगा, 100 रुपए। तो बेटा सेक्शन 22 डीम डिविडेंड का सेक्शन 222A से आप ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट होगा, कंपनी आपको कोई भी एसेट दे देती है तो उसको डीम डिविडेंड मानना पड़ेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। और इसका मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। इसका मतलब क्या ही है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। इसके बाद सेक्शन 222B, अगर कंपनी आपको असेट की जगह डिबेंचर दे दे तो आप D4B। अब बेटा डिबेंचर में क्या ध्यान रखना, B फॉर डिबेंचर। डिबेंचर में क्या ध्यान रखना बेटा, B फॉर डिबेंचर। B फॉर डिबेंचर अगर आपको मिलेंगे, D फॉर डिबेंचर नहीं, B फॉर डिबेंचर। B फॉर डिबेंचर अगर आपको मिलेंगे तो आपको अगेन वो भी क्या होने वाला है, एज अ डीम डिविडेंड टैक्सेबल होने वाला है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड। ये बेटा ये वाली लाइन हर जगह आएगी, क्योंकि डिविडेंड सिर्फ किसमें से दिया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस, इसलिए यहां पर लिमिट लगाने के लिए हर जगह ये वाली बात आएगी।
222C, सी मतलब पता है, सी से आप ध्यान रखना बेटा, जब वाइंडिंग अप हो जाए, लिक्विडेशन वगैरह हो जाए तो सी। और सी वाले केस में अगर लिक्विडेशन के, और जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कोई भी एसेट अगर बांटा जा रहा है तो उसमें भी आपको क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड अगेन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नोट। इसके बाद 222D, डी से आप ध्यान रखना रिडक्शन इन कैपिटल, कोई भी ट्रिक बैठ नहीं रही है इसलिए बनाने की कोशिश मत करना। 222A का मतलब है असेट का डिस्ट्रीब्यूशन, 222B का मतलब है डिबेंचर का डिस्ट्रीब्यूशन, 222C का मतलब है लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन, 222D का मतलब है डिपॉजिट, वो आपकी जो शेयर कैपिटल है ना उसका रिडक्शन, जो आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अंदर पढ़ते हो। तो अगर भैया ये हो जाता है तो भी क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। 0.5% भी इस चीज का रेलेवेंस नहीं है, बस आप लोग डाउट बहुत बार मुझसे पूछते हो, इसलिए मैं आपको एक बार सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी बता रहा हूं, अगेन बता रहा हूं, आपको नहीं ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा 222E बात करता है लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, और ये वाला सेक्शन थोड़ा सा बस खास है, इन सारे सेक्शन में ये वाला सेक्शन थोड़ा सा खास है। 222E ये बात करता है लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। बेटा कल को जब आप सीए फाइनल में आओगे तो आप पढ़ोगे कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती बेटा, ऐसे तो कंपनी अंबानी जी को पूरा पैसा दे देगी और अंबानी जी लेकर भाग जाएंगे। कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है। तो लोन्स एंड एडवांसेस बेटा ध्यान सुना, अगर वो पब्लिक कंपनी होती है ना, लिस्टेड कंपनी होती है, तो उसके ऊपर है ना सेबी वहीं पर खड़ा होता है, उसके ऊपर तलवार मारने के लिए, उसके ऊपर डंडा मारने के लिए। लेकिन अगर आप क्लोजली हेल्ड कंपनी हो तो आप चीजों को अपने हिसाब से रेगुलेट कर पाते हो। इसलिए सरकार ने बोला अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने डायरेक्टर को या अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। मतलब वो दे तो लोन रही है लेकिन उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। बच्चे ध्यान सुनना, डीम्ड डिविडेंड मान लिया तो आप फंसने वाले हो। क्यों फंसने वाले हो, आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब ये जो लोन एडवांस ये कौन देगा भाई, क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर किसको देगा बेटा ध्यान सुना, या तो किसी ऐसे शेयर होल्डर को देना जिसमें आप जिसका जो आप में कितना कम से कम कितनी परसेंट होल्डिंग रखता है, 10% या उससे ज्यादा, या पता है उसके बिहाफ पे किसी को देना। मतलब समझना, मिस्टर मार्स 15% शेयर होल्डर है तो लोन या तो आप मिस्टर मार्स को दे देना, या मिस्टर मार्स को नहीं देना चाहते तो मिसेज मार्स को दे देना, और मिसेज मार्स को नहीं देना चाहते तो आप किसी ऐसी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन को दे देना जिसमें मेरा 20% से ज्यादा स्टेक है। तो बेटा अगर आपने इन तीन में से किसी भी पर्सन को लोन दिया तो माना जाएगा आपने लोन किसको दिया है, मिस्टर मार्स। और क्योंकि मिस्टर मार्स आपकी कंपनी में 10% से ज्यादा के शेयर होल्डर है तो जो भी लोन आपने दिया है वो क्या हो जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन बच्चे यहां पर एक छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा चेंज है, शैल बी ट्रीटेड डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओनली, वेदर कैपिटलाइज और नॉट। यहां पर यूज नहीं है कैपिटलाइज, मतलब यहां पर कैपिटल वाले रिजर्व को इग्नोर करना है, नॉर्मल वाले सारे रिजर्व आपको कंसिडर करना है। बाकी सारे सेक्शन में दोनों रिजर्व आपको कंसीडर करने होते हैं, फ्री और कैपिटल, लेकिन इस वाले में आपको सिर्फ कौन से करना है बेटा, फ्री वाले रिजर्व। इसके बाद कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी भी लिखी हुई है, मैं आपको एक बार बस ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में सीए फाइनल में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो पता है बोलता है लोन इज रीपेड और कंपनी चार्जेस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इमटेरियल। बच्चे ध्यान सुनना, वो आपको पता है बोलेगा कि आपने जो लोन दिया है वो उसी रेट पर दिया है जो मार्केट में भी मिलता है, मतलब आपने कोई फायदा नहीं पहुंचाया शेयर होल्डर को। सरकार बोल रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे लोन इसी साल दिया था, इसी साल पूरा वापस भी ले चुके हैं, सरकार बोल रही है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोन रीपे हो चुका है, वापस हो चुका है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमने बोल दिया टैक्सेबल तो टैक्सेबल हम चाहते ही नहीं है कि आप अपने शेयर होल्डर को लोन दो। समझ रहे मेरी बात, इट इज इमटेरियल कि वो ऑर्डिनरी कॉस्ट में दिया गया है। सेकंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये वाली चीज ठीक है आप ध्यान रखिएगा, इससे कोई काम की है नहीं कोई भी चीज। कैपिटलाइज मींस चलो ये वाली भी कोई काम की नहीं, ये वाली चीज देखो फोर्थ वाली, इफ लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एनी कंसर्न देन इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन द हैंड ऑफ दैट कंसर्न। बेटा ध्यान सुना, मैंने अभी बताया था मिस्टर मार्स शेयर होल्डर है, 10% से ज्यादा का शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर मार्स। लोन पता है किसको दिया गया है, इमेजिन करना एक ऐसी एंटिटी को दिया गया है जिसमें मिस्टर मार्स 50% का शेयर होल्डर है। अब पता है डिस्प्यूट यहां पर आता है कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल लॉजिकली मिस्टर मार्स के हाथ में ही होना चाहिए था इन ऑल थ्री केसेस। जितने भी ये केस थे इन तीनों केस में किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए था, मिस्टर मार्स के हाथ में। लेकिन सेक्शन की लैंग्वेज ऐसी है कि वो बोलता है कि जिसको मिलेगा उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, लॉजिकली गलत है लेकिन जो है तो है, इसलिए लिखा हुआ है डिस्प्यूटेड एरिया। तो बेटा ऐसा जी आपके लिए कोई भी काम का नहीं, मैं आपको बता दूं। एक आखिरी पॉइंट और आईपीएस से रिलेटेड बता ही देता हूं, अगर आपको एलआईसी प्रोसीड का क्लेम मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा था तो टैक्सेबल हो जाएगा। फाइनेंशियल 2023 का अमेंडमेंट है। पहले एलआईसी के बारे में क्या होता था, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बार याद दिला दूं, एलआईसी के केस में सरकार बोलती थी 1 अप्रैल 2012 से पहले 10% तक, अगर प्रीमियम आपका पॉलिसी अमाउंट के 10% तक है, जो कि आपने डिडक्शन में भी पढ़ा था, सेम वही लिमिट एप्लीकेबल होती है। अगर वो 10% तक है तो डिडक्शन में भी उतना डिडक्शन मिल जाता है, और पता है एग्जेम्प्ट भी हो जाता है। अगर आप 10% तक प्रीमियम पे करते हो तो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। 1 अप्रैल 2012 से पहले 20% था, 1 अप्रैल 2012 के बाद 10% हुआ था, फिर 13 के बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए 15% हुआ था। अगर वो प्रीमियम विद इन दैट % ऑफ रेंज रहेगा ऑन रिस्पेक्टिव ईयर में तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा जिस टाइम पे क्लेम मिलेगा।
मतलब पे करते टाइम अगर आपने लिमिट सब्जेक्ट टू सरकार, बेटा सरकार आपसे बोल रही थी कि 10%, 15% या 20% से ज्यादा पे मत करना प्रीमियम। अगर आपने नहीं पे करा तो आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद जब आप क्लेम रिसीव करने जाओगे तो वो आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर वरना अगर बेटा आपने 25% प्रीमियम पे करा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो 10%, 15%, 20% के बैंड के अंदर अगर आपका प्रीमियम होता है तो आपको क्लेम मिलने वाला जो क्लेम होता है वो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट। अब उसी चीज से रिलेटेड एक छोटी सी बात पता है क्या है, वो छोटी सी बात ये कि अगर LIC प्रोसीड, बेटा उसी में अमेंडमेंट किया है। मतलब पहले तो सरकार ने बोला था कि 10%, 15%, 20% के बैंड में प्रीमियम है। अगर बैंड में प्रीमियम है तो आपको जो भी क्लेम मिलेगा ना फ्यूचर में वो आपको क्या हो जाता था, एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आपका, बच्चे वापस से सुन लेना अच्छे से ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। अगर प्रीमियम 10%, 15%, 20% के अंदर है तो प्रीमियम अगर अंदर है तो जो क्लेम आपको कल मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन इसी के ऊपर नजर सरकार की इस पे भी पड़ गई थी और सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर एक पॉइंट डाला और बोल दिया माना 10, 15, 20 के अंदर है, लेकिन अगर वो प्रीमियम 5 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा है तो फिर तो हम उसको टैक्सेबल ही करेंगे। जब आप 5 लाख रुपए का एक साल का प्रीमियम पे कर सकते हैं तो भैया फिर आप टैक्स भी आगे पे कर ही पाओगे। तो सरकार ने यही बोल दिया कि रिसीट अराइजिंग फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, क्योंकि अमेंडमेंट इसी दिन आया, shall be considered as income from other sources if premium paid exceed 5 लाख in a given year। अगर एक साल से ज्यादा का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो भले ही वो 10, 15, 20 के अंदर होगा तो भी वो क्या ही होने वाला है, टैक्सेबल। तो बेटा ये आपके गिफ्ट के बारे में चीज था जिसमें आपको एसेट कोई ध्यान नहीं रखना है। मैंने जानबूझ के क्लास को थोड़ा स्लो भी रखा है, जानबूझ के। जब आप आगे सेशन को देखोगे तो आपको मजा आएगा। आज की क्लास में भले ही नहीं आया होगा, आगे जब देखोगे मजा आएगा। मेरी बात ध्यान सुनना आप, सेक्शन 56 में आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एनी अमाउंट, कोई भी इनकम बेटा जो किसी और चार्जिंग सेक्शन में कवर नहीं हो रही थी वो कहां कवर हो जाएगी, IFOS के अंदर। इसके बाद आप बस फैमिली पेंशन वाला ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। कंपलसरी एक्विजिशन ध्यान रखिएगा, स्पेशल पॉइंट है। फिर गिफ्ट को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि गिफ्ट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। गिफ्ट आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आप ध्यान रखिएगा। और गिफ्ट में आप ध्यान रखिएगा कि मिस्टर आईडी हटला ITC है तो क्या, अदर है तो क्या, और अदर में कहां पर कौन कौन सी लिमिट है, कहां पर एग्रीगेट चेक करना है, कहां पर आपको पर प्रॉपर्टी चेक करना है। मनी के केस में और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको एग्रीगेट चेक करना है, लेकिन बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी की जैसी बारी आई थी तो आपको पर प्रॉपर्टी वहां पर चेक करना होता है, जिसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वाला खास है, जहां पर आपको 50,000 पर प्रॉपर्टी का डिफरेंस तो चेक करना ही करना है, साथ में आपको 10% का बैंड भी चेक करना है। अगर वो 50% से 50,000 से भी ज्यादा है एंड 10% से भी ज्यादा है तो ही वो टैक्सेबल होगा, वरना वो टैक्सेबल नहीं होगा। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं उसी चीज से रिलेटेड। बेटा ट्रिक ये है कि आपको पता है गिफ्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो कैपिटल गेन से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होता है गिफ्ट का, मैं आपको बता दूं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा ध्यान सुनिएगा, कैपिटल गेन में अगर आपने FVOC के अंदर, बच्चे ध्यान सुना, कैपिटल गेन में FVOC के अंदर अगर आपने सेक्शन 50C को यूज करते हुए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया होगा, समझ जाना टैक्सेबल IFOS के अंदर होकर रहेगा लेने वाले। मतलब समझना बेटा, अगर देने वाले के हाथ में कैपिटल गेन लगते टाइम, सुनिएगा प्लीज ध्यान से, अगर देने वाले के हाथ में कैपिटल गेन लगते टाइम FVOC में SDV आया है तो लेने वाले के हाथ में कंफर्म IFOS आने ही वाला है, क्योंकि बेटा डिफरेंस तो 50,000 से ज्यादा होगा ही, क्योंकि 50,000 से ज्यादा है और डिफरेंस ऑलरेडी 10% से ज्यादा होगा, जब तो आपने SDV लिया होगा। अगर ऊपर देने वाले के हाथ में SDV आपने लिया है, मतलब समझना बेटा, मिस्टर माज ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, मिस्टर माज ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। एक छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूं यार, बहुत बेटा दुआएं दोगे बाद में, भले आज कुछ भी बोलो लेकिन बाद में दुआएं दोगे, ध्यान सुनना। एक SDV है प्रॉपर्टी की जिसकी वैल्यू है 1.2 करोड़ रुपीस, और बेटा इसी प्रॉपर्टी की जो सेलिंग प्राइस है मान लीजिए वो 80 लाख रुपए है। सर किसने किसको बेचा है? बेटा सेलर का नाम है मिस्टर माज, सेलर का नाम है बच्चे मिस्टर माज, और बायर का नाम है मिस्टर अंशुल। सेलर का नाम क्या है बेटा? मिस्टर माज, और बायर का नाम क्या है बेटा? मिस्टर अंशुल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिस्टर माज ने प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट की है? मिस्टर अंशुल को। सर गिफ्ट की है क्या? नहीं बेटा, दी तो डिस्काउंट में ही है, लेकिन ये सरकार निकम्मी है, वो क्या मान लेती है उसको? गिफ्ट। अगर मैंने 1 करोड़ 20 लाख वाली प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में किसको दे दी? चलो 1 करोड़ 20 लाख छोड़ो यार, 1 करोड़ ही करता हूं इसको मैं। तो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी मैंने कितने में दे दी है बेटा? 80 लाख रुपए में। क्या कोई बेनिफिट पहुंचाया गया है? यस। कितना बेनिफिट पहुंचाया गया है? चेक करके बताओ। सर 20 लाख का बेनिफिट पहुंचाया गया है। अब बेटा इसकी अगर अपन टैक्सेबिलिटी की बात करें, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअली ट्रिक में बता रहा हूं बच्चे, ध्यान सुनना। जब आप मिस्टर मास के लिए कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, सर क्या कैपिटल गेन लगेगा? ऑब्वियसली कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन लगेगा। सेक्शन 50C पिक्चर में आएगा जो बोलेगा सेलिंग प्राइस से एसडीवी ज्यादा है और जो डिफरेंस है वो भी किससे ज्यादा है? 10% से ज्यादा है। इसका मतलब एफबीओसी कैलकुलेट करते टाइम मिस्टर मास की आपको पता है क्या लेना पड़ेगा? 1 करोड़ रुपए। यस और नो? क्योंकि आपने मिस्टर मास के टाइम पे
एफबीओसी के अंदर 1 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर किया है, तो मिस्टर अंशुल सर के हाथ में, ध्यान दीजिएगा, आईएफओएस कैलकुलेट करते टाइम मिस्टर अंशुल सर के हाथ में आपको पता है 1 करोड़ और 80 लाख का डिफरेंस क्या होने वाला है, टैक्सेबल। क्योंकि बेटा ऑब्वियसली जो डिफरेंस है 50,000 से तो ज्यादा ऑब्वियसली होता ही होता है, 99% होगा ही होगा। ऑलरेडी 10% से ज्यादा था, जब भी आपने 1 करोड़ यूज किया था, तो वो क्या होने वाला है, टैक्सेबल। अगर उधर 1 करोड़ लिया है तो इधर भी क्या होने वाला है, टैक्सेबल। दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, खुश रहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।